चलो बात ना करो। उत्तराखंड की मेरी 30वीं क्लास है। अब तक मैंने उत्तराखंड की 29 क्लास ले चुका हूँ पूरी, या मेरी 30वीं क्लास है। ध्यान से सुनना चाहिए, सारा डाटा ही याद करवाऊंगा आज, जितना बोर्ड पर लिखा हुआ। इतना ऐसे किताब में नहीं है, 4 किताब खोलोगे तब जाके इतना डाटा नहीं मिलने का पूरा का पूरा। जो मैं समझाऊंगा ना, मेरे पहले क्या दूँ मैं, जो मैं समझाऊंगा ना वो एक साथ एक जगह किसी किताब में नहीं मिलने का, पहले क्या दूँ मैं। और दूसरा मेरे अलावा कोई पढ़ाने का नहीं। अब पढ़ा दिया तीसरा, समझ में आने का नहीं, समझ में आ गया तो पेपर को नहीं आने का। इसलिए पढ़ लो तभी सो स्मोक। रात को 1 बजे लिखा मैंने, 1 बजे रात को लिख रहा था मैं, 1:30 बजे से, समझ गए। अपना काम निपटाने के बाद मैं सोचे से लिखता हूँ यार, ठीक पढ़ाई दो मुझे पूरा। बेचारे बहुत गरीब गरीब, तुमने मैसेज देखे मेरे स्टेटस पर, ठीक है, मगर पढ़ाई दो बेचारे, काम आ जाएंगे यार बच्चे हैं, उम्मीद तो रख ही रहे हैं। और दूसरा तुम्हारे काम भी आ जाएगा, पीसीएस में भी काम आएगा पूरा का पूरा, सारा का सारा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ने का। तो मैं शुरुआत जोड़ते लेके जाऊँगा, पूरी कड़ी जोड़ते लेके जाऊँगा। दिक्कत पता क्या है, जो आजकल ये मार्केट में किताब सर्कुलेट हो रही है ना, 2-3 किताब, क्या तो परीक्षा वाणी होगी, क्या बीएससी की होगी, ठीक, या फिर एक दूसरी तीसरी किताब, एक दो किताब और जो मान लो जो फेमस और पॉपुलर है। इनमें दिक्कत क्या है वो ध्यान से समझना, दिक्कत क्या है इसमें। 5 मिनट पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। बट टीचर आगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य सीधा आए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, गलत। ये पता क्या है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क और ये हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या है पता है, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन पढ़ा रहे, किताब में नहीं लिख रखा है सिर्फ पहला नेशनल पार्क, दूसरा हो रहा, तीसरा हो रहा, चौथा हो रहा, 5वां हो रहा, 6वां हो रहा, 6 के 6 के डाटा बता दिया, जो पहला। ये क्या है, क्या है वो। 4 लाइन तुम बोल नहीं सकते, 4 लाइन कहीं बता नहीं सकते, 4 लाइन किसी के सामने सुना नहीं सकते, और तुम इसे पढ़ाई कहते हो। ये हो पढ़ाई, यही तो पढ़ाई है जो बच्चों को विकलांग बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा कहीं का भी। इस पढ़ाई ने ना बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी पैदा नहीं करी, संवेदनशीलता छीन ली। क्यों छीन ली, उसे मतलब ही नहीं पता क्या है, समझ नहीं पाते। उसका सन नटने पर लगा हुआ, उसका क्षेत्रफल याद करने पर लगा हुआ, उसका ये याद कर ले, एक सन और याद कर लो, उससे एक रिलेटेड फैक्ट आएगा वो याद कर ले। इस तरह तो कोई भी याद करवा देगा। इस तरह दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, उसका मतलब ही नहीं जानते। तो यूं ही नहीं जानते कि चैप्टर क्यों जोड़ा है समय, क्या चैप्टर इसलिए जोड़ा ताकि तुम्हारे अंदर पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा करी जा सके। जो बच्चा उत्तराखंड के अंदर एग्जाम देने जा रहा, उसे पर्यावरण के प्रति उसका मित्र बनाया जा सके, सुधारा जा सके पर्यावरण को, ताकि हमारी जैव विविधता को बचाया जा सके। जैव विविधता ही नहीं पता, ठीक है, हो रहा जैव विविधता। पहले जैव विविधता का मतलब बताऊंगा पूरा का पूरा, यहाँ तक लेके यहाँ तक का पूरा डाटा यही है पूरा का पूरा। और यहाँ तक भी सवाल बनते हैं, डायरेक्ट सवाल बनेंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। और जब भी बनेंगे ना तो दूसरे बच्चे छोड़ कर भागेंगे, तुम घर खाओगे, ठीक है। बता भी सकते होंगे क्या मतलब है इसका। मैंने कह रहा हूँ, देखो उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क क्या हो, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या हो, ध्यान से समझना, बहुत गौर से समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से। 3 चीज मुझे आज समझनी है, तो 3 चीज समझने से पहले मुझे समझना ही बनाई क्यों गई, क्या है वो। आधे बच्चों को तो नहीं पता नेशनल पार्क के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अंतर क्या हो, रट्टा मार रहे, सिर्फ अंतर ही नहीं पता, टीचर को नहीं पता। आधे तो टीचर ही गायब हो जा, बस आए पढ़ाए चले जा रहे हैं। चलो पहले जानते हैं जैव विविधता क्या हो, बायोडाइवर्सिटी क्या हो, किस चीज को बायोडाइवर्सिटी क्या हो, जैव विविधता का अर्थ क्या हो। मैंने यहां लिख दिया अर्थ, जैविक विविधता। मैंने वैसे तुम्हारे लिए लिखा ताकि क्रम वाइज नोट्स दे सकूं तुम्हें, किताब नहीं मिलने का याद रखना बात है। जैव विविधता का अर्थ पता क्या हो, समझ लो 5 मिनट तक। जैव विविधता की जब भी मैं बात करूं ना, इसका मतलब आप इस पूरी पृथ्वी पर जब भी जैव विविधता की बात करें, जितने भी जीव जिसके अंदर सांस और प्राण कुछ भी हो सके, कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली कुछ भी यार जो सांस ले रहा है, वो सारा जीव और इस पूरी पृथ्वी में जितने भी पौधे, दोनों को मिलाकर हमारी जैव विविधता बनती है। बात समझ में आई क्या, कितनी चीजें, 2, एक तो सारी वनस्पतियां, दुनिया में जितनी प्रकार की वनस्पतियां, और दूसरा क्या है, वनस्पति और जितने भी प्रकार के जीव, दोनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है, जैव विविधता बनती है। इन संरक्षण बहुत जरूरी है, बचाना जरूरी, जब भी हमारी पृथ्वी बची रहेगी। अरे पेड़ पौधे काट दोगे तुम जिंदा रह लोगे क्या, सारे जानवर मार को तुम जिंदा रह लोगे, नहीं रह सकते। वो हमारी जैव विविधता का भाग है। जैव विविधता जीव प्लस पौधों की कुल प्रजाति को हम जैव विविधता कहते हैं। समझ बात है, क्या तुम्हें पौधों को बचाना होगा, हाँ बचाना होगा। क्यों, क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए गुरुजी से बचाना जरूरी। एक भी पेड़ काटोगे सीधा जैव विविधता पर असर पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी तुम्हारी, खत्म हो जाएगी तुम्हारी जैव विविधता। एक भी जीव को मारोगे ना, तुम शेर को मारोगे वो तब 20 पर असर पड़ेगा, तुम तेंदुए को मारोगे तब 20 पर जैव विविधता पर असर पड़ेगा। तो दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव, जितने प्रकार के पौधे, सबको मिला के हमारी जैव विविधता बनती है। सुन लो ध्यान लगा के, ये तो कोई भी फैक्ट रटवा देगा कोई भी। बात समझिए, जैव विविधता किस चीज मिलकर बनती है। दूसरे नंबर पर जाओ, संसार के अंदर जितनी भी वनस्पतियां और जीवों की जो कुल प्रजातियां, 50 मिलियन प्रजातियां, 1 मिलियन में 10 लाख हो, यानी कुल मिलाकर 5 करोड़ के आसपास प्रजाति। आज तक जितने भी दुनिया में जीव हो, उनमें तक केवल हम 1.4 अरब प्रजाति उनका नाम जानते हैं, उनकी पहचान हो पाई। कुछ जीव तो ऐसे, तुम अमेजन के जंगल में चल जाओ, उनकी शक्ल देखोगे तुम उनका नाम तक नहीं जानते।
यस, इस फैक्ट का भी तुम इस्तेमाल कर सको, कहीं भी इस्तेमाल कर सको, जो मेंस का लिखने वाला बच्चा होगा। 50 मिलियन पूरी दुनिया में प्रजातियां जीवों की और पौधों की, जीव और पौधों की प्रजातियां, उसमें से 1.4 करोड़ की आज तक पहचान हो पाई। यस, अगला क्वेश्चन पेपर में बता क्या पूछे लगा, अगला क्वेश्चन पूछे लगा, भारत के अंदर चले जाओ, भारत में जो जैव विविधता, भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चीज पाई जा, कौन सी जैव विविधता, पक्षी पाए जा, पौधे पाए जा, सरीसृप पाए जा, रेंगने वाले जीव पाए जा, कौन पाए जा। इसलिए मैंने यहाँ पूरा का पूरा डायग्राम बनाया। ये भी सवाल एक पेपर में पूछा हुआ, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड, ये चैप्टर पर्यावरण का ही तो है उत्तराखंड में, लेकिन है पर्यावरण से। समझ नहीं बात है, डाल ही इसलिए ताकि तुम्हें पर्यावरण के प्रति तुम्हारे अंदर चेतना पैदा करी जा सके। ये क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बना रखा, भारत के अंदर जो जैव विविधता, भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पक्षी पाए जा 12.6%। ये परसेंटेज नहीं पूछने का, ये पूछेगा सबसे ज्यादा मात्रा में पक्षी पाए जा। और जो पक्षी है ना, है तो में जीव, हाँ सर जीव, अच्छा जीव तो जैव विविधता का भाग, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी याद रहेगी बात है। 1886 में निकल गया था शब्द यो कि किसी जमाने में, ये शब्द जो जैव विविधता वाला शब्द, ठीक है, जैव विविधता, जीव प्लस यानी बहुत सारे जीव होंगे और बहुत सारे पौधे होंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती होगी, जैव विविधता। और एक को भी नुकसान पहुंचेगा तो हमारा काम क्या होगा, अपनी जैव विविधता को बचाना। क्यों बचाना, अभी बात करेंगे इस चीज पर। इतनी बात बताओ समझ में आई। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए भारत के अंदर, क्या पाया जा, पक्षी, पक्षी, और सबसे कम मात्रा में पाए जा उभयचर या पौधे पाए जा। दूसरे नंबर पर मछली पाए जा, तीसरे नंबर पर स्तनधारी जीव पाए जा, चौथे नंबर पर सरीसृप पाए जा। चारों के नाम याद रखने क्योंकि इनका क्रम भी पेपर में पूछा, इन्वायरमेंट का फेवरेट क्वेश्चन हो। भारत की जैव विविधता के अंदर सबसे अधिक मात्रा में एक तो पक्षी पाया जाएगा, और दूसरे नंबर पर हमारे पास मछली पाई जाएगी, तीसरे नंबर पर स्तनधारी, चौथे नंबर पर सरीसृप पाए जाएंगे। याद भी नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले क्वेश्चन पर चले जाओ। संवैधानिक पक्ष, सर ये बात बताओ करे, जब आप इतनी बात कर ही रहे जैव विविधता की, क्या किसी जब जैव विविधता की बात कर रहे तो जैव विविधता की बात करते समय क्या संविधान के अंदर इस बात को इंक्लूड करा गया क्या संविधान में कहीं यह बात लिखी गई क्या कि हमें अपनी जैव विविधता को बचाना होगा? कहीं संविधान में तो लिखा होगी। जब अंबेडकर साहब संविधान बना रहे थे तो क्या उन्होंने, क्योंकि संविधान ने ना हर पक्ष को टच कर रखा है, तो उन्होंने पर्यावरण की बात करी होगी, और पर्यावरण की जब बात करेंगे तो जैव विविधता की बात करेंगे, और जैव विविधता की बात करेंगे पेड़ पौधे पक्षियों को बचाने की जब बात करेंगे, और पेड़ पौधे पक्षियों को तो बचाने की बात करेंगे। पेड़ पौधे पक्षी तो जब बचेंगे जब उनके आवास बचेंगे, हैबिटेट बचेंगे जहां वे रहते होंगे, समझे। अब हम बात करते हैं संवैधानिक पक्ष की। संवैधानिक पक्ष का मतलब भारतीय संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व खोलना, और 36 से लेकर 51 तक के बीच में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन हम निर्देशों के उपकरण, निर्देशक उपकरण कहते हैं, जो आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट करे गए। ये भी सवाल पूछ लो, मेरी हर लाइन सवाल है, वैसे इधर डायरेक्ट पेपर में रिफ्लेक्ट करती होगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब राज्य, जो राज्य यार, ये राज्य का मतलब ये नहीं है राज्य सरकार, जो देश है हमारा। जब भी कोई देश अपनी पॉलिसी बनाता होगा तो उस पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी का निर्माण करना होगा। यह बात अनुच्छेद 48A में लिखी हुई। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कह रहा हूं। मैंने कहा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए अपनी पॉलिसी का निर्माण करना होगा, अपनी नीति का निर्माण करना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में लिखी है, और अनुच्छेद 48A किसका भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्व मतलब निर्देश देना, किसे निर्देश देना, राज्य को निर्देश देना। राज्य कौन, सरकार हमारी। सरकार को क्या कहा जा, भाई सरकार हो तुम, हाँ सरकार। क्या बना रहे हो, औद्योगिक नीति बनाने जा रहा हूं, मुझे कंपनियां लगानी। सरकार कहती है मुझे कंपनियां लगानी, ऐसे लोगों को रोजगार देना। तो सर ये पता क्या कहता है संविधान, लोग 1 मिनट 48A, ये पता क्या लिखा हुआ, पॉलिसी बना, औद्योगिक नीति बना, विनिर्माण नीति बना, कोई सी भी नीति बना, जितने पेड़ काटेगा उधर साइड में जाकर लगा दिए। सभी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करना होगा। समझ में आई बात, ये कहता। अब जब भी हम कोई भी काम करते होंगे ना कहीं भी, तो पता क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंपनी लगानी तो वहां सबसे पहले चेक करते हैं। पता क्या चेक करते हैं, यहाँ का पर्यावरण तो विनाश होने का, उसी वहाँ क्या लेना पड़ा, वहाँ सर्टिफिकेट लेना पड़ा, EIA करना पड़ा वहाँ से। सही बात, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जाकर पता करो, NOC लेनी पड़े वहाँ से। क्या लेनी पड़ा, अगर NOC नहीं मिलेगी तो वहाँ कंपनी नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये सारा रोड़ा किसका, पर्यावरण का। किसका, मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ, अगर मौलिक कर्तव्य में जाओगे तो मौलिक कर्तव्य में पता क्या लिखा हुआ, मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ, तुम बताओ मौलिक कर्तव्य कितने हमारे, 11। संवैधानिक पक्ष की बात करें, पर्यावरण के अंदर संविधान की कहां बात करें, संविधान के अंदर पर्यावरण की बात कहां कर रखी है। जब मौलिक कर्तव्य खोलोगे, मौलिक कर्तव्य हमारे 11, और 11 के जो 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण संघ समिति की सिफारिश पर 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार ने करा था। उसने कहा ले चलो पढ़ाओ जोड़ो ना 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब भारत के जितने भी नागरिक है ना, इन्हें ध्यान में रखना होगा। अब रखो ध्यान में, तुम्हारी भी कुछ ड्यूटी, तुमने राज्य को तो ड्यूटी दे दी, अब नागरिकों की कुछ ड्यूटी, जो तुम नागरिक यहाँ के सिटीजन हो, तुम्हारी क्या ड्यूटी, तुम्हारे मौलिक कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य। उन्होंने कहा झील विनाश नहीं करना,
तुम क्या बैठते हो, ये लड़की कल को उसका दिल टूट गया, पत्थर ठेगा मारी फेंक फेंक कर झील में, और जाकर लग रहा है मेंढक के टटरे में, मेंढक का विनाश होगा, मेंढक भी तो जीव हो। सही बात यार, भाई दिल इसका टूटा, मेंढक का सिर क्यों फोड़ रही, सही बात यार, वो मिंडी की विधवा होगी साइड में आकर, गलत बात है ना यार, समझ में आती। तो जे भी इतना नुकसान बात मत करो, दिल इसका टूटा है, वो मिंडी की रो रही है, इसे कोस रही है, दिल तेरा टूटा तो मेरे वाला का सिर क्यों फोड़ जाएगा, अपने वाला का फोड़ जाएगा, समझ गए। झील बचाना होगा, वन को बचाना होगा, सही बात है, उनसे संबंधित सारे जीवों को बचाना होगा। अनुच्छेद 51A पढ़ो जाकर, उसके अंदर 11 मौलिक कर्तव्य में कौन से मौलिक कर्तव्य में इसकी बात कर रखी है कि वहां जहां पर्यावरण को बचाना होगा, झील वन इन सबको संरक्षित करने का प्रयास करना होगा, और मनुष्य को करना होगा, मानव को, नागरिकों को दिए गए, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और जो ड्यूटी हो ना वो कर्तव्य हो, कर्तव्य हमेशा लीगली नहीं होता। इसका मतलब यूं नहीं है कि तुम झील को बचाने रहे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, इसका मतलब यूं नहीं है कि तुम राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ये लीगली जस्टिफाइड नहीं है। इसका मतलब क्या है, गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, गैर न्यायोचित प्रकृति मतलब इन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। चलो यहां तक भी समझ में आ गई, इतना एरिया बताओ, इतना एरिया समझ में आ गया यहां तक, क्या आगे चलो, ठीक। उसके बाद जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी, क्यों बचाना चाह रहे हैं पेड़ पौधों को, यार भाई जी बता दो, अगर तो सारा रायता तो फैलाना ही हो, ये तो कहीं से भी पढ़ लोगे। जैव विविधता क्यों बचाना चाह रहे, जैव विविधता को बचाने का कुछ कारण भी होगा। पहली खास बात, अरे भाई जैव विविधता का मतलब क्या हो, जैव विविधता का मतलब वो पौधों को बचाना, और जैव विविधता का मतलब क्या हो, जीवों को बचाना। और पौधों को क्यों बचाना, ये पौधे होने जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र हो, जो हमारी कंपनियां लग रही है सारी की सारी, इनके पास जो कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, हमारी जैव विविधता तो प्राप्त हो रहा है, सारा पेड़ पौधों तो आ रहा है, या कोई चीज जीवों की बनाई जा रही है, पेड़ पौधों से बनाई जा रही। तो इसका मतलब हमारा द्वितीयक क्षेत्र हो, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उससे कच्चा माल प्राप्त करते हैं, रॉ मटेरियल कच्चा माल प्राप्त कराते हैं। पहली खास बात, इसलिए बहुत जरूरी। जरा एक बात बताओ, तुम जिस फर्नीचर पर बैठे हुए, जिस बेड पर तुम शांति से पढ़कर सो रहे, वो पेड़ ते तो आया, और जब पेड़ ही नहीं बचना है, घंटा सो गए तुम पढ़कर, नीचे होगा नीचे मिट्टी में, जरूरी होगा नहीं होगा। इस दुनिया में जितना भी फर्नीचर बना सारा पेड़ पौधों से बना हुआ। ये जो लड़कियां मुंह पर करीम लगा रही, बहुत सारे जीवों को मारकर करीम बनाई गई है, बहुत सारे जीवों को मारकर करीम बनाई गई। याद रखो बात, होश मोह सही जैसे क्या सौंदर्य का फेस पैक लगा रही, कभी उसकी प्रक्रिया देखो जाकर कैसे बना हो, ठीक है। उसके पीछे कोई भी करीम हो, बहुत सारी करीमें हो, बहुत सारी दवाइयां हो, बहुत सारे जीवों को मारकर तब बनाई जा जीवन। अगर वे जीव नहीं होंगे, सही बात है, जीवों को मार रहे नहीं, नुकसान कर रहे हैं, तो जीव होने चाहिए, सही बात, नहीं तो इनका मेकअप खराब हो जाएगा, दिक्कत खड़ी हो जाएगी ना, मेकअप खराब हो जाएगा। उसके बाद तो जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी पता लग चुका है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। और ये पहली बात तो मैंने तुम बता दी, इसलिए जरूरी, पौधों को और जीवों को इसलिए बचाना जरूरी क्योंकि हम ना, पहली खास बात ये हमारी जो द्वितीयक क्षेत्र हो, जो सेकेंडरी सेक्टर हो, जो विनिर्माण क्षेत्र हो, जो कंपनियां हो, इनके लिए कच्चा माल प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें तो बचाना पड़ेगा। अब तो पक्का बचाना पड़ेगा, जीवों को भी बचाना पड़ेगा, और किसे बचाना पड़ेगा, हमारे पास पौधों को बचाना पड़ेगा। पौधे तो इसलिए भी जरूरी क्योंकि हम ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। और क्यों बचाना पड़ेगा, जीवों को इसलिए बचाना पड़ेगा क्योंकि लड़कियों का मेकअप खराब हो जाएगा फिर सारा का सारा, सही बात। वही फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर कैसे लगा गई है, समझ नहीं बात है। और फिर लास्ट में जाकर कौन सी लेयर, फिनिशिंग लेयर, हाँ तो अलग ही ड्रामे नहीं, पता लग चुका, पता लग चुका। पेपर में लिख दियो कि जैव विविधता का संरक्षण इसलिए जरूरी क्योंकि लड़कियों का मेकअप खराब हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, जैव विविधता के नष्ट होने के कारण क्या है, जो जैव विविधता ना वो नष्ट क्यों हो रही, तो यहाँ काम करता है हिप्पो फैक्टर, हिप्पो हिप्पो पोप्पो नहीं हिप्पो, कौन सा फैक्टर, पता क्या हुआ, जैव विविधता नष्ट क्यों होगी, पौधे कहाँ गए, कहाँ गए जीविए, कारण क्या है, क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे, कौन खत्म कर रहा है ना। इसीलिए तो कहता हूं मैं चैप्टर के प्रति पहले संवेदनशीलता पैदा करता हूं। अब तुम सच में एक स्टूडेंट हो, कोई किताब जो तुम पढ़ रहे हो आजकल मार्केट में सीधा जाकर उठा के ये पढ़ा देगा उन्हें, तो उसका जो मकसद था ना, इस सिलेबस का जो मकसद था, ये जो किताब डिजाइन करी गई, इन जो किताब, ये किताब इस तरह करके किताब जो डिजाइन करी गई ना, ये तुम्हारे इन स्टूडेंट के अंदर जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं बैठकर, उनके अंदर पर्यावरण के प्रति चेतना नहीं पैदा कर पाई। समझ बात है, बेकार होगा, इनका कोई मकसद नहीं है, इनरिलेवेंट है, समझ बात है। 4 दिन बाद तुम इनमें दिमाग में कुछ नहीं याद रहेगा, सिर्फ सन याद रह जाएंगे, 2-4 फैक्ट याद रह जाएंगे। याद क्या रहेगा, याद यो रहेगा जो मैं शुरू में समझा रहा हूं, और यही काम का इसके बाद ये हो, समझ गए। तो क्यों जरूरी जैव विविधता का संरक्षण, क्यों जरूरी पता लग चुका, बचाना जरूरी, पौधों को बचाना जरूरी, जंतुओं को बचाना जरूरी, बहुत सारे कारण हो सकते बचाने के। अब सवाल है, संरक्षण का मतलब बचाओ, ठीक। अब जैव विविधता के नष्ट होने के कारण कैसे डिस्ट्रॉयड होगा हमारा, जैव विविधता कैसे नष्ट होगी, तो मैं बताता हूं। यहाँ हिप्पो फैक्टर याद रखो सर, हिप्पो का मतलब क्या हो, अरे कोड है कि याद करने का, एच का मतलब हैबिटेट। हमने बता क्या करा, हमने ना पूरा एरिया काट कर, जहां कभी जंगल हुआ करता था, उसका हैबिटेट, उस जानवर का, उस जीव जंतु का हमने हैबिटेट नष्ट कर दिया। वो यार वहां रहना पसंद करते जंगलों में, तुमने काट कर वहां कंपनी बना दी। फिर बता क्या कहते हो, यहाँ तो हाथी घुसाया हमारी बस्ती में, रैपट इतने बनूंगा याद रखोगे,
तुम्हारी बस्ती में हाथी घुसा है, तुम हाथी की बस्ती में घुसा है, उसका आवाज था वो। बेचैल में कुछ दिन पहले हाथी घुसाए थे, चार पांच बेचैल में, यहीं से बादराबाद के अंदर 5-6 हाथी, और उन्होंने घर में तहलका मचा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं मारो मारो इनको, गोली मारो मारो। किसका आवाज था? आवाज किसका था? वो उसका आवाज था। मेरे गांव के बीच में कोई हिरण जा रहा था भागा हुआ, मेरे गांव के बीच में हिरण जा रहा था भागा हुआ। सही बात है। लोग पता क्या करे, हिरण आया मारो मारो मारो। मेरा गांव हिरण के स्थान पाया, हैबिटेट नष्ट कर दिया, आवास नष्ट कर दिया, उस हिरण का आवास नष्ट कर दिया। समझ नहीं बात है। कितनी मैं कई बार जिक्र करा, मैंने पर्यावरण पढ़ाते वक्त जिक्र करा था, मैंने कहा ना, वो जो स्ट्रीट लाइट हो ना रोड पर लगी रहा, चित्ता उसके ऊपर सो रहा था। कितनी बड़ी बात है यार। वो तो क्या सोच रहा है, उस लाइट को वो सोच रहा है वो यही मेरा स्थान है, वो सोच रहा है पेड़ है, और करंट लग कर वहीं मर गया। नष्ट कर दिया हमने उसका आवास, करंट लग कर वहीं मर गया वो। ठीक, जितने पक्षी हैं, बंदर क्या हुआ, बंदर जो तार हो 11,000 की लाइन पर, उस पर जाकर चिपक कर मर गया। कारण पता क्या है, हमने उसका आवास नष्ट कर दिया। वो उन तारों की लाइन है जो बिजली वाली लाइन है, उसे अपना पेड़ समझ रहा हो। समझ नहीं बात है। बहुत सारे बंदर इस तरह के इकर मर गए, पेड़ नहीं है, काट दिया हमने पेड़, उनके नष्ट कर दिया हमने। एच, हैबिटेट नष्ट। आई का मतलब बताओ क्या हो, इनहेरिटेड स्पीसीज। पता है क्या है, पता है हमने क्या करा, भारत ने हम कुछ ऐसी आक्रामक प्रजातियां ले आए, चाइना तो कुछ ऐसे पेड़ ले आए, हम अमेरिका तो कुछ ऐसे पेड़ ले आए, और जंतु तो ले ही पेड़ भी ले आए। जैसे पेड़ ले आए, जैसे उन्होंने उन आसपास के पेड़ में लगाया ना, उन हमारी फसलें नष्ट होनी स्टार्ट होगी, हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। चाइना ने हमें ऐसा बीज बना के भेजा, हमारे यहाँ के उत्पादन प्रभावित कर दिया उसने। सही बात है। हमारे यहाँ जो खेतों में 4 बोरी निकल रही थी ना, एक बीघे के अंदर 4 बोरी गेहूं की निकल रही थी, अब 2 बोरी निकल रही। तो उत्पादन प्रभावित हो रहा, हमारा पेड़ पौधे भी नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो आक्रामक प्रजाति ये भी एक कारण हो सकता। सही बात है। इनहेरिटेड स्पीसीज बोल रहे, इनहेरिटेड स्पीसीज। पी का मतलब पता क्या हो, पी का मतलब पोल्यूशन। तो देखो प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे, जंतु भी मरते चले जा रहे। सही बात है। इतना प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, ये समझ जाओ जो हो ना, यहाँ मोतीचूर कॉरिडोर में एक दिन आसपास ही यहीं से एक हाथी पड़ा तड़प रहा था। डॉक्टर ने चेक करा, उसकी अंगों में जलन हो रही थी, और जलन हो रही थी, इतना प्रदूषण झेल नहीं पा रहा। मोतीचूर कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, ये चेरद्वार में। समझ बात है। अंगों में जलन हो रही थी, डॉक्टर ने चेक करा उसे, इतनी बुरी हालत है। उसके बाद क्या, पोचिंग का मतलब शिकार क्या कर रहा है। ये जो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शिकार को जाते हैं। हमारे गांव के कुछ ऐसे लोगों में पता क्या है, से का मीट खाते हैं, खरगोश को मारकर ले जाते हैं अपने घर में, यानी कोई रोकने वाले नहीं आ गया ना। शिकार हो रहा है, जब तो नष्ट हो रहे हैं जानवर से पूरे के पूरे। जानवर जरूरी है। क्यों जरूरी जानवर इसलिए जरूरी, पूरी प्रकृति को बैलेंस करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा सर। उसके बाद क्या है हमारे पास, ओ का मतलब ओवर हार्वेस्टिंग, अतिदोहन। पेड़ को काट दिया पूरा का पूरा, डीपीएस बना दिया हमारे घर के बराबर में। क्या था वहां, कभी किसी जमाने में जंगल हुआ करता था नहीं, काट वाट कर पूरे खुश हो रहे, देखो हमारे यहाँ डीपीएस बन गया। अरे कितने पेड़ काटे तो देख लो, देखो तो कितने पेड़ काटे, उस पर ध्यान कौन देगा, पता लग चुका। अब जैव विविधता का संरक्षण कैसे करा जाएगा सर जी, अब ये बता दो। आपने तरह तो बता दिया, अब ये भी बता दो जैव विविधता को बचाया कैसे जाएगा। अब यहां तो किताब लिखी गई, जितनी किताबें लिखी गई ना आसपास मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, यहां तक किताब लिखी गई, और उसमें भी कुछ वर्ड गायब है। ठीक है, पहली बात तो आजकल के जो टीचर है ना, इतने बदतमीज, इतने कमीने, जो यहाँ यूके में या यूके SSS में जो सवाल पूछा ना, वे सवाल इतने टुच्चे सवाल पूछा, इसका सन बताओ। अरे महामूर्ख आदमी, सवाल पूछने आते तो क्यों बना रहा पेपर, ये कोई तुक सवाल का। बच्चों को जानना क्या चाहिए, पढ़ा क्या रहे तुम उस पर जाकर, कुछ सीखने का मिल रहा है इसको। सवाल गलत है ना, तो यही तो चीज सीखनी, तुम्हें कौन सा सवाल सही है कौन सा गलत है। मैं तो कहता हूँ दोनों किताबें ही गलत है, टीचर सवाल पूछने वाला गलत है, उसको पता ही नहीं क्या पूछना। सवाल बुढ़ापा आ चुका पूरी तरह, दिमाग सटिया चुका पूरी तरह, उल्टा सीधा कुछ ही पूछोगे तुम, फिर बच्चा क्या करेगा, सारे सन पड़ेगा सारे, और उसका भविष्य में कोई काम नहीं है, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा उसका। कोई बात नहीं, चलो। अब जैव विविधता के संरक्षण करना, यार जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, इसका तो मुझे संरक्षित करना, इसका कंजर्व कैसे करोगे, इसे बचाओगे कैसे। 2 तरीके, दोनों समझ लेना, ध्यान रख। जो तुम नेशनल पार्क ठाव पड़े हो, नेशनल पार्क ही हो, ये नेशनल पार्क इचमा हो। सही बात है, नेशनल पार्क उठाओ फिर हो। नेशनल पार्क क्या, किताब में लिखा हुआ इन सिटू, क्या हो इन सिटू, गायब। एक नुक बस इन सिटू हो क्या, स्थानीय संरक्षण क्या हो, एक स्थानीय संरक्षण, एक बाह्य संरक्षण। देखो जैव विविधता को बचाना, मुझे जैव विविधता को बचाने का मतलब किसे बताना, पौधों को बचाना और जीवों को बचाना। अच्छा, पौधों को और जीवों को बचाने के लिए हम पता क्या करेंगे, 2 तरीके, 2 विधियां जैव विविधता के संरक्षण की। एक तो सबस्थानीय संरक्षण, एक को परस्थानीय संरक्षण। सबस्थानीय संरक्षण
नोट सारा का सारा कॉपी करके आज वहां दे दिया जाएगा। तो भाई जिसे यूट्यूब पर नहीं दिखाई दे रहा होगा वो क्या देख रहा होगा, नोट्स में जाकर देख लेगा, पूरा पूरा शाम तक भेज जाना चाहिए नोट्स। ठीक, एक तो स्वस्थानीय संरक्षण हो, स्वस्थानीय संरक्षण को बोलो इन सिटू, इन सिटू, टीटू नहीं इन सिटू। एक हो परस्थानीय संरक्षण या बाह्य संरक्षण, परस्थानीय संरक्षण या बाह्य संरक्षण। किसके संरक्षण की बात चल रही? जैव विविधता के। और जैव विविधता का मतलब क्या हो? पौधे और जीव दोनों को बचाना, पौधे को बचाना और जीवों को बचाना। अब कहीं भी लिख सको, लिखने लायक भी रह जाओगे, अब बताने लायक भी रह जाओगे क्या हो रहा। समझ नहीं बात यार? ठीक, क्यों बचाना पता लग गया, क्यों जरूरी है पता लग गया। अगर कोई भी चीज मरनी नहीं चाहिए, उनकी संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। कोई भी चीज खत्म नहीं होनी चाहिए पूरी तरह, खत्म होगी तो भी नुकसान है। और कोई चीज भी बैलेंस रहना जरूरी है, बिल्कुल जिंदगी की तरह बैलेंस रहना जरूरी है। सही बात है, बैलेंस अप्रोच होना जरूरी है। कल मेरा एक दोस्त था, पूरा का पूरा वो 8-10 महीने तक लगातार पढ़ता जा रहा भयंकर तरीके से। उसने किसी से बात नहीं करी, मेरे से भी बात नहीं करी। अब मैं एक ही बात करूं, सही बात है। मैं कल उसका रिश्ता हुआ, मैंने फोन नहीं उठाया और रिश्ता हुआ बहुत बड़े घर में उसका, बड़े घर में। उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी, PCS ऑफिसर। ठीक, तो जो होगा मैंने फोन नहीं उठाया उसका। ठीक, वो सोच रहा है मेरा बहुत अच्छी जगह रिश्ता हुआ, मैं भी कामयाब हो चुका, वो पटवारी बन चुका। समझ की बात है, वो पटवारी बन चुका, उसका PCS ऑफिसर से लव स्टोरी होगी उसकी। वो बताना चाहता किसी को, उसको बताने वाला ही नहीं मिल रहा। उसको समझ में यार खुशी कहाँ मनाऊं, खुशियां कहीं मनाऊं भी, उसे समझ में नहीं आ रहा। पेरेंट्स तो उसने रिश्ता तोड़ा बैठा हुआ। एक महीना जिससे बात कर रहा था, उन्होंने सोचा कहाँ बताऊं, किसे बताऊं, कोई है ही नहीं। इसलिए जिंदगी का अप्रोच भी बहुत जरूरी हो, जिंदगी में बैलेंस रहना ही बहुत जरूरी हो। ये भी नहीं है तुम सबको डिस्टॉर्ड कर दोगे सारी चारों तरफ। सही बात है, कोई खुशी हो तो कहीं कहाँ खुशी का प्रदर्शन करो, किसके सामने करोगे? अकेले कमरे में बंद होगा, देखो 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 मैंने एग्जाम क्लियर कर दिया। स्वस्थानीय संरक्षण, ये क्या है? परस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण, परस्थानीय संरक्षण। हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं नेशनल पार्क, हम ये पढ़ते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य, हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आई बात है? हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पार्क, हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य और हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है पता है? पता क्या है? ये स्वस्थानीय संरक्षण की कैटेगरी में आओ। सर जी स्वस्थानीय संरक्षण क्या हो? सब का मतलब जहां जो चीज मूल स्थान पर थी उसे वहीं बचाना, अगर वो नष्ट हो रही। यार ये शेर है ना राजा जी नेशनल पार्क में, ये गायब होते चले जा रहे, मरते चले जा रहे। तो एक काम करो, शेर को यहाँ उठाकर कहीं और नहीं लेके जाना, शेरों को यहीं बचाओ। इतने एरिया को बाउंड्री लगा दो, इसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क, कोई नहीं घुसने का इसके अंदर। सही बात है, बैन लगा दिया पूरा चारों तरफ, बाउंड्री लगा दी, तार बैठ कर दी, उसकी तरफ फॉरेस्टर गार्ड खड़े कर दिए, फॉरेस्टर गार्ड, ये बचाएंगे इससे। कारण पता लगे वो स्वस्थानीय संरक्षण, ये हो स्वस्थानीय संरक्षण। इसे बोल लेंगे इंग्लिश में इन सिटू, इन सिटू, इन सिटू। याद रहेगी बात है क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आई बात है? मैंने कहा जो राष्ट्रीय पार्क है नो, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। उद्यान, उद्यान एक प्रकार का बाग हो, घना क्षेत्र जिसे बोल, जहां पेड़ पौधे भी हो, जंतु भी हो। पता लग चुका? उद्यान पता लग चुका? राष्ट्रीय उद्यान पूछूंगा मैं क्या बता रहा हूं, राष्ट्रीय उद्यान क्या हो पता लग चुका? यानी जो प्रजाति जहां है, चाहे पौधों की प्रजाति चाहे जंतुओं की प्रजाति, जिस स्थान पर वह रह रही थी ना, जो उसका मूल स्थान था, उसे वहीं संरक्षित करना, वो स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? संरक्षित वहीं बचाना। ये जो पेड़ है ना, जहां जिस स्थान पर आया उसे इस स्थान पर बचाओ, उसे उठाकर दूसरे स्थान पर लेके जाना। कोई मतलब कोई पक्षी खराब होगा, उसी पक्षी को उसी स्थान पर बचाओ, उसी पक्षी को उठाकर कहीं और नहीं लेके जाना। उसे बोल सब स्थानीय संरक्षण, उसी के स्थान पर संरक्षित करना, उसी के स्थान पर बचाना। चलो उसके लिए कोई प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम चलाओगे? तो इतने एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर दो, इतने एरिया को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दो, इतने एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दो, लगा दो इसके चारों तरफ तार बैठ, कोई नहीं घुसना चाहिए इसके अंदर। सही बात, कोई साइंटिस्ट नहीं आने इनका रिसर्च करने के लिए, भाड़ बजाओ तुम्हारे साइंटिस्ट। यो हो नेशनल पार्क, यो हो राष्ट्रीय पार्क। अभी और भी डिटेल से बताऊंगा, बात समझ में? यूं बताओ स्वस्थानीय संरक्षण समझ में आया नहीं आया? सर जी सवाल बता दो, सवाल कैसे पूछेगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जमाना बदल रहा है तुम्हें बदल जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण है? कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण है? कौन सा इंस्टीट्यूट? तो राष्ट्रीय पार्क इंस्टीट्यूट कैटेगरी में होगा। समझ बात है? जो हमारे पास ये हो ना वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे बोल रहे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे बोल रहे, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, अभ्य का मतलब क्या हो? जिसे किसी का डर ना हो, भय का मतलब क्या हो? डर, अभ्य जिसे डर ना हो, अरण्य स्थान, ऐसा स्थान जहां जीव बिना डर के रह सकता हो। अभ्यारण्य का मतलब क्या? ये लिखा हुआ नहीं क्या? अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का क्या मतलब? वो अभ्य, अभ्य मतलब जो बिना भय के रह सकता हो। कौन? जीव रह सकता हो। राष्ट्रीय अभ्यारण्य ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव जहां बिना डर के रह सकता हो ऐसा स्थान,
और डर किसका हो? तुम्हारे जैसे कमीने मानव का। समझ में आती है? उसने नष्ट करा सब, इसलिए बनाना पड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। यो नाम वन्य जीव अभ्यारण्य, समझ गए? बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर, 3 चीज पढ़नी, राष्ट्रीय पार्क पढ़ने, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना। ध्यान जिस तरह में चल रहा है उसी तरह चलना, ठीक? बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब उसके बाद चलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व पर। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो? बात मत करो। राष्ट्रीय उद्यान इन सिटू की कैटेगरी में आएगा। सब स्थानीय संरक्षण सुनूंगा तुमसे, क्या बता रहा हूं। इसके बाद बहुत डेटा जो सुनना मुझे। राष्ट्रीय पार्क पता लग चुका, अभी राष्ट्रीय पार्क बताऊंगा पूरा डिटेल से क्या हो, कैसे पहचानेंगे कौन सा राष्ट्रीय पार्क। समझ में नहीं आता बच्चों को। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ, राष्ट्रीय पार्क बढ़ाओ, वन्य जीव अभ्यारण्य बढ़ाओ, बायोस्फीयर रिजर्व बढ़ाओ, अब बता क्या बढ़ाओ इन तीनों से? क्या तू बता। कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ राष्ट्रीय पार्क ऐसे वे बायोस्फीयर रिजर्व को फैल कर दो। सही बात है, ज्यादा ध्यान न बनो, सुन लो ध्यान लगा। और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य के सामने फीके पड़ जा। क्या है मतलब, कौन हो तुम? कुछ भी। मैं तुम्हें सही परिभाषा बताऊंगा, चलो बात ना करो। राष्ट्रीय पार्क हो गए सर, हाँ ये क्या है? ये राष्ट्रीय पार्क है सर। ये क्या है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ। 18 में तो जो पहला ना उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ दिन पहले घूम के आ रहा मैं वहां से, वहीं से ही घूम के आ रहा हूँ। समझ बात किया? नीलगिरी सब चोटी गया था, वहीं से डोडा बेटा पीक वहीं गया था कुछ दिन पहले, वहीं घूम गया पूरे एरिया में, इसमें सारे में। ठीक, जितनी चीजें तुम पढ़ोगे सब घूम लिया मैं इसमें। इंडिया में कुछ भी पढ़ोगे हर जगह। सही बात, तुम पढ़ो किताब में, मैं सब विजिट कर गया वही जगह। यस और नो? उसके बाद एक परस्थानीय संरक्षण या बाह्य संरक्षण। तो परस्थानीय संरक्षण या बाह्य संरक्षण इसे बोलते हैं XC2। T2 नहीं, XC2। तीन चार चीजें हमारी XC2 के अंदर। अच्छा ये बताओ, जब मैं राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, इसका मतलब उसमें किसी जीव को ना उसी स्थान में बचाया जाएगा। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका मतलब उसमें भी किसी जीव को उसी स्थान में बचाया जाएगा। जीव पौधा भी हो सकता है, तो याद रखना बात है। बायोस्फीयर रिजर्व की यही खास बात होगी, यानी वहां तो उठाकर कहीं और नहीं लेकर जाना। समझ में आई बात है? अभी हम समझेंगे पूरा, तीनों को समझेंगे अच्छी तरह। उसके बाद परस्थानीय संरक्षण, फिर उसके बाद तो चाहे कुछ भी पढ़ लो, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी गेन कर सको, कहीं से भी। जो किताब में नहीं है ना वो मुझसे पढ़ो, जो किताब में नहीं है। यही बात मैंने तो वहां पर्यावरण समझाते वक्त बताई थी। ठीक है, मेरी क्लास से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो ध्यान से, परस्थानीय या बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसमें हम पढ़ेंगे वनस्पति उद्यान, बोटनिकल गार्डन। किसी बच्चे ने बोटनिकल गार्डन देखा? नहीं देखा बोटनिकल गार्डन? सच में देखा है? चुल्लू जानो, चुल्लू। ठीक, या तो खुद जाओ उसमें। सही बात है, नहीं तो मैं धक्का दे दूंगा उसमें। मतलब क्या करते हो तुम, कहाँ जाते हो घूमने? इस बार अगली बार घूमने जाओ ना तो अपने बाबू को कह रहा, बाबू इस बार बोटनिकल गार्डन चलोगे? यहाँ देखो, सुन लो, बात ना करो। ये वनस्पति उद्यान हमारे पास, वनस्पति उद्यान। उसके बाद है बीज बैंक। जो वनस्पति उद्यान पता क्या हो? वनस्पति उद्यान पौधे को उठाकर नर्सरी में भरेंगे। सुन लो, पहले कोई पौधा वो खत्म होता चला जा रहा है, सुनो बात ना करो, कोई इस तरह मारने से मरा गया। वनस्पति उद्यान होगा। उसके बाद है बीज बैंक। बीज बैंक पता क्या हो? वनस्पति उद्यान पता क्या हो? देखे ना, पौधे को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा, ले गए, पौधा वहां नहीं है था, कहीं और ले गए उसे बचाने खातर पौधे को। सही बात है। चिड़ियाघर देखा तुमने? चिड़ियाघर जानवरों को उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लेकर चले जा। तो जब किसी प्रजाति को उस स्थान की जगह दूसरे स्थान पर लेकर चला जा, हेलो, जब पौधों की प्रजाति हो सकेगा, उसकी प्रजाति हो सके, पौधों की तो प्रजाति हो सकेगा, और जंतु की प्रजाति हो सके। पौधा जंतु की प्रजाति को अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान पर लेकर जा जहां वो पहले रह रहा था, तो उस हम बाह्य स्थानीय संरक्षण या XC2 कहते हैं। XC2 किताबों में इन सिटू XC2 ऐसे लिख रहा है। तो XC2 का मतलब परस्थानीय, पर का मतलब बाह्य, दूसरे स्थान पर लेके जाना, पर का मतलब दूसरे स्थान पर ले जाना। परस्थानीय या बाह्य स्थानीय संरक्षण किसका? जैव विविधता का। जैव विविधता का मतलब किसका? पौधों का, जंतुओं का। यस और नो? उसके बाद वनस्पति उद्यान कह दो, बीज बैंक कह दो। उसके उदाहरण है, सवाल पता कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है? ऐसा पूछेगा उठाकर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है?
एक ऑप्शन में देकर रखा पहला ऑप्शन में राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क, दूसरा ऑप्शन में देकर रखा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरे ऑप्शन में देखा बायोस्फीयर रिजर्व, चौथे में देखा दे देगा चिड़ियाघर। तो तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। अंतर होगा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जो जंतु को ना वो एक्स-C2 है। क्या है वो चाहता है तुमसे यार कि तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा एक्स-C2 कौन सा इन-C2। ठीक। एक प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान में भी ऐसे हो प्राणी को उठाकर दूसरे स्थान पर लेकर संरक्षित कर जाएंगे। देखे तुमने नामीबिया के चित्ते ले गए थे, मोदी जी चित्ते ले गए थे, मार दिया उन्होंने चित्तों को, उन्होंने समझ की बात है, तबाह कर दिया उन चित्तों को। अब उसके बाद ये कौन सा संरक्षण था? बाह्य स्थानीय संरक्षण, प्राणी उद्यान बोल लो सर। उतक संवर्धन, उतक संवर्धन पता जाना क्या उतक संवर्धन क्या हो रहा है? अब हम जानवर, जैसे कोई जानवर हो, जानवर को ना उसकी ऐसी बॉडी तैयार करके दूसरा जानवर जनरेट कर देंगे, ऐसा उसका टिश्यू बनाएंगे पूरा का पूरा। सेल हो, सेल तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। एक तो हो कोशिका, कोशिका तो क्या बनेगा? उतक बनेगा। सही बात है। उतक जो जानवर के जैसा दूसरा जानवर तैयार कर दे रहा है, तो उसी स्थान पर करेंगे, दूसरे स्थान पर करेंगे, लैब बनाएगा, लैब बनाएंगे, उसके अंदर दूसरे स्थान पर करेंगे, उसका जैसा जानवर तैयार कर देना, उसे बोलो उतक संवर्धन, उसका अंग तैयार कर देना, तो वही बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आएगा। मान लो मेरा हाथ ही खराब हो चुका पूरा का पूरा, इतना हाथ खराब है मेरा पूरा, लेकिन इतना हाथ मुझे दूसरा जोड़ना, तो ये इतना हाथ पहले लैब में तैयार करा जाएगा, इसका टिश्यू बना जाएगा पूरा का पूरा। हाँ, काम चल चुका इस पर। तुम कहाँ जी रहे हो अब तक? सही बात है। तुम भारत के लोग क्या कर रहे हैं? भारत के लोग पंडित खेल रहे भी, वहाँ पूछा लेते फिर में नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मतलब कहाँ कौन सी दुनिया में तुम? पढ़ाई करनी नहीं। यस और नो? सब स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्लियर हुआ? इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? ओके, लोग करो सर। हाँ सर, आप इसमें से क्या पढ़ाने वाले? सर पढ़ाने वाले राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाने वाले या फिर उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाने वाले? और ऐसा हो सके मैं उत्तराखंड के पढ़ाऊं, भारत के ना पढ़ाऊं? ऐसा हो सके? क्यों? मेरे पास सिर में दर्द थोड़ा, ये खुद पढ़ियो घर जाकर, क्यों पढ़ाऊं मैं भारत के? सही बात है, मैंने पहले पढ़ान रखे, पढ़ान रखे, भूगोल की वीडियो में जाकर देखो, पहले ही वही बार बार थोड़े पढ़ाऊंगा मैं। ठीक। राष्ट्रीय उद्यान अभी देखेंगे टोटल कितने नेशनल पार्क। मैम प्लीज डोंट टॉक। उसके बाद दूसरे नंबर पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी, वो देखेंगे क्या हो। तीसरे नंबर पर देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो। तो मैं तुम्हें दो अंतर बता रहा हूं, दो अंतर। अगर तुमसे पूछा बताओ गुरुजी ये बताओ, जो नेशनल पार्क हो, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क को मैं राष्ट्रीय उद्यान कहता हूं, राष्ट्रीय पार्क कहो, राष्ट्रीय उद्यान कहो, नेशनल पार्क को एक ही मतलब सब का। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहो, वन्य जीव अभ्यारण्य कहो या राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहो, एक ही मतलब सब चीज का। या उनको बायोस्फीयर रिजर्व या उनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तीन चीजें हैं, तीनों के बारे में पढ़ना मुझे। सही बात, राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ना, उत्तराखंड के स्तर पर पढ़ना, सवाल डायरेक्ट पूछा उठा के यहाँ तक। ठीक है, इसलिए सुनना जरूरी हो। बात समझ में आई है? अब सबसे बड़ी खास बात है, तीनों में डिफरेंस कर दो। पहले तो हमें यूं नहीं पता कौन सा राष्ट्रीय पार्क है यहाँ खोपड़ी खराब हो, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ खोपड़ी खराब हो जहाँ हमारी, कौन सा हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ हमें पता नहीं चलता बिल्कुल भी। यस और नो? ठीक है, तो कुछ बता दूं, कुछ बता दूं? ठीक है, अपने दिमाग में हेडिंग बनानी, दिमाग में बनानी, कॉपी में नहीं बिल्कुल भी, हाथ खाली छोड़ दो, सकती भाग जाएगी मेरी। यहाँ साइड में नेशनल पार्क, यहाँ हमारे पास वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ हमारे पास पता क्या है, इस साइड में मेरे पास बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। दो बात बोल लूंगा, दोनों में अंतर करते चले जाएंगे, बहुत जरूरी हो, पता होना चाहिए। हेलो, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ से, देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो एक तो नेशनल पार्क हो, हेलो, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और क्या हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, बायोस्फीयर रिजर्व। पहला डिफरेंस नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और बायोस्फीयर रिजर्व में। पहली बात, अगर जब भी किसी नेशनल पार्क की बात करी जाए तो नेशनल पार्क इसलिए बनाया जा अगर कोई जीव को उसी स्थान पर संरक्षित करने के लिए, केवल किसी जानवर को, पौधे को नहीं, कि यह बात याद रखना, नेशनल पार्क हमेशा किसी जानवर के लिए हो। किसके लिए हो? किसी भी जानवर को उसी स्थान पर संरक्षित करने के लिए क्या बनाया जा? नेशनल पार्क। किसके लिए हो? जानवर के लिए, जानवर। और ये हो किसी विशेष प्रजाति के लिए, विशेष। जब भी मैं विशेष प्रजाति कहता हूं ना, तो प्रजाति तो दो हो, एक पौधों की भी हो सके और जंतुओं की भी हो सके। तो यहाँ पौधे और जंतु दोनों का संरक्षण करा जा सके। यहाँ मैम प्लीज चुप हो जाओ, यहाँ पौधों और जंतुओं को दोनों का संरक्षण करा जा सके। वन्य जीव अभ्यारण्य में पौधे को बचाया जा सके, जंतु को बचाया जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व होलिस्टिक भी हो, पूरी जैव विविधता को बचाया जा सके। पौधों को भी, जंतुओं को भी, बिल्ली को भी, बच्चे को, उस पूरे पर्यावरण को, मिट्टी को भी, वहां की सबको बायोस्फीयर रिजर्व हो। सही बात, वहां संपूर्ण चीजों को बचाया जा सके, संपूर्ण। यस और नो? पहला डिफरेंस समझ में आया? नेशनल पार्क पता लग चुका है। अगर तुमसे पूछे नेशनल पार्क क्या, बता दोगे? आओ गणितीय तौर पर देख लेते हैं कि सर नेशनल पार्क कितना बड़ा हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी बड़ी हो, और इसका आकार कहां तक हो। जो हमारा नेशनल पार्क हो ना, कौन सा पार्क?
नेशनल पार्क का जो आकार हो ना, नेशनल पार्क का आकार दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इसका आकार 0.04 से लेकर ये समझ जाओ 3162 किलोमीटर स्क्वायर तक हो सके, इतने एरिया तक का स्क्वायर हो सके। समझ बात है, इतना एरिया हो सके उसका। और जो हमारा ये हो ना, ठीक, दूसरे नंबर पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो 0.62 से लेकर 0.62 से लेकर कहाँ तक, 62 से लेकर 78 तक, 62 से लेकर 78 तक 78 किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया तक इसका क्षेत्रफल हो सके। और ये हो सके 5760 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक। अब बताओ बड़ा कौन है इनमें, बायोस्फीयर रिजर्व सामान्य तौर पर, लेकिन कुछ बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे वे नेशनल पार्क से भी छोटे हो जा, इसलिए ज़्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कोई 3 नंबर कोई बड़ा नहीं है, वो निर्भर करेगा उसका क्षेत्रफल कितना। समझ बात है, ठीक। तो यह बात बताओ समझ में नहीं, सामान्य तौर पर अगर पूछा बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा हो, उसमें संपूर्ण चीज़ों को बचाया जा, एक तो बचाया जाएगा पौधों को भी, एक जानवरों को भी, और उनके आवास को भी बचाया जाएगा। समझ बात, इसलिए कह रहा संपूर्ण चीजों बचाया जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ी चीज हो। भारत में अब तक टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18। सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी। और नीलगिरी एक प्रकार का जिला तमिलनाडु के अंदर पड़ता। कुछ दिन पहले घूमने गया था मैं वहां से, तो उसके अंदर सबसे फेमस स्थान है ऊटी। कभी मौका मिला ना तो जाना ऊटी, वहां लिखा हुआ आई लव ऊटी। फोटो नहीं भेजा मैंने तुम अपना, नहीं भेजा, क्यों भेजू, बहुत होशियार हो तुम। सही बात है। हो गया तक। उसके बाद वहां पड़े कुन्नूर पड़े, कुन्नूर टू मेट्टुपलायम, वहां एक ट्रेन चलो, टॉय ट्रेन जिसे बोलते हैं, जिसे मैंने वो वीडियो बना रखी, वो सुनिया राता देवी, सुनो तुमने भेजी मैंने, ठीक है, किसी और को भेज दियो, दूसरे को भेज दियो। उसके बाद इतनी बात बताओ समझ में आओ। चलो 3 चीज बताओ, अंतर समझ में आया। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, पहले नंबर पर नेशनल पार्क, दूसरे नंबर पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। हिंदी में हिंदी राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे नंबर पर क्या, वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य क्या हो, ऐसा स्थान जहां जीव बिना भय के रह सकता हो, जहां तुम्हारे जैसे कमीनों का असर न हो उस पर। समझ बात क्या। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो, क्या बोला हो बायोस्फीयर रिजर्व, उस चीज हेलो मैम प्लीज डोंट टॉक। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जहां समझ जाओ पूरी प्रजाति को बचाया जा सके, पौधों की भी, जंतुओं की भी, और उनके आवास को भी बचाया जाएगा। सही बात है, मिट्टी तक को बचाया जाएगा, ठीक। और भी इनके अंदर बहुत टेक्निकल जाना तो मैंने पर्यावरण के अंदर पढ़ा रखा है सब चीजें। पर्यावरण के अंदर मैंने पर्यावरण की क्लास ले रखी है ना, उसमें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखी है सब चीजें। अगर हाई लेवल पर जाना तो इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। इतना मैंने क्यों समझाया गुरुजी, आपने इतनी बकवास क्यों छेड़ दिया। पीसीएस के लिए, किसके लिए, कल को बच्चा पैदा होगा, ठीक है, वो मेरी क्लास देख रहा होगा तो उसको दूसरी क्लास पर जाना नहीं पड़ने का, उसे कहेगा एक ही सबका बाप था, वही सब कुछ पढ़ा रहा था। समझ बात क्या होगा, क्या कह रही थी, छोटा भीम, छोटा पापा बोल दो सर, मैं भी छोटा पापा ही बोल दो। इधर देखो, बात तो करो। अब चले, नेशनल पार्क समझ में आ चुका। अच्छा, नेशनल पार्क की दो अंतर समझ में आए, अभी पूछ रहा हूँ दो अंतर क्या है। चल बता, 2 अंतर बता पहले, तो बता 2 अंतर क्या हो नेशनल पार्क। अब मैं तुमसे एक सवाल और पूछता हूँ, एक तरफ नेशनल पार्क, एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य, एक तरफ जैव मंडल स्थित क्षेत्र, तीनों में किसमें पर्यटन की अनुमति। मैं अपने बीवी के साथ, मैं अपने बीवी और बच्चों के साथ, वैसे होनी तो है नहीं मेरे साथ भी, सही बात है। अगर मैंने धोखे तो शादी कर भी ली तो मैं बीवी बच्चों के साथ किस में घूमने जा सकता हूँ। क्या मैं नेशनल पार्क में घूमने जा सकता हूँ, क्या मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने जा सकता हूँ, या फिर मैं उसमें बायोस्फीयर रिजर्व में घूमने जा सकता हूँ। पर्यटन की अनुमति है नहीं है, किस में पर्यटन की अनुमति, सवाल पूछा हुआ है किस में, नेशनल पार्क में पर्यटन की अनुमति है। समझ बात क्या। देखिए मोदी जी जीप में बैठ कर करने जाओ, बहुत सारे लोग जाओ, मुझे पता लगा, ध्यान में गया, पता नहीं कितने के साथ गया मैं, समझ बात, मुझे मतलब हमने दोस्तों के साथ गया, समझने की बात है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर बात तो करो, दूसरे नंबर पर हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। और वन्य जीव अभयारण्य के अंदर ना, वन्य जीव अभयारण्य है वो, वहां पर्यटन की अनुमति है नहीं है, नहीं है पर्यटन की अनुमति। बायोस्फीयर रिजर्व में है, हाँ है। वही बात है, यहाँ पर्यटन की अनुमति है, पर्यटन वाले जा सकते हैं यहाँ से, स्वागत है आपका। नहीं, इन दोनों में तो है, देखो इसमें नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व में।
इन दोनों में तो है पर्यटन की अनुमति, इसमें नहीं आती, वाले याद रखना बात। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, जो शुरू के दो ने, नेशनल पार्कों में जा सको तुम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने जा सको, बायोस्फीयर रिजर्व में तुम घूमने नहीं जा सकते, पर्यटन की अनुमति नहीं है तुम्हारा। तुम जाओगे तो उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, विनाश कर दोगे, खत्म कर दोगे तुम उसे। यार बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, चले अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये बताओ भारत के अंदर आप पहले पढ़ाओगे नेशनल पार्क? हाँ, मैं पहला नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा, वो भी कहाँ के? उत्तराखंड के। किसके? उसके बाद फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, वो भी कहाँ के? उत्तराखंड के। फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा? फिर पढ़ाऊंगा बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी कहाँ के? उत्तराखंड के। यस और नो? तो पहले हम आज एक काम कर लेते हैं, उत्तराखंड में ना खुशी की बात पता क्या है? किसकी? खुशी की। खुशी के पापा की नहीं, खुशी की बात है सिर्फ, यह सही बात है। तो खुशी की बात यह है, उत्तराखंड के अंदर 6 नेशनल पार्क कमी है, ज्यादा नहीं है। पूरे भारत में कितने गुरुजी? ये बताओ पूरे भारत में कितने? तो भोजन 104 106 थे नहीं अब। ठीक, देखो बात ना करो, तो भारत के अंदर ना टोटल 106 नेशनल पार्क। यस, 104 तो मैंने रट्टा मार रखे थे किसी जमाने में। 106 नेशनल पार्क, और 106 के 106 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर 6 जरूर हैं। ये भी समझिए, ये तो समझने पढ़ने की जरूरत है। इनका तो भर भर का सवाल है। नेशनल पार्क पढ़ कर जा रहे हो और सवाल ना हो ही नहीं सकता। पर्यावरण का प्रति संवेदनशील मुद्दा ना वो, ये फ्यूचर है, बचाना जरूरी है यार। नेशनल पार्क का मतलब पता क्या है? नेशनल पार्क का मतलब फॉरेस्टर गार्ड की टीम खड़ी कर दी, वन दरोगा खड़े कर दिए, फॉरेस्टर खड़े कर दिए वहाँ से। क्यों? ताकि पौधों को बचाया जा सके। क्यों? ताकि जंतुओं को बचाया जा सके। क्या लगा? चारों तार बाड़ लगा दी, पूरे एरिया को इसे प्रोटेक्ट कर दिया। कोई नहीं आने का इस एरिया में, आगा तो एंट्री लेकर आगा, पास लेकर आगा, टिकट कटागा बाहर, घूमने आना भी तो यहाँ से। ठीक है, यहाँ दोहन नहीं कर सकते तुम, पेड़ नहीं काट सकते तुम यहाँ से, सब चीज़ मैंने कर दी यहाँ से। ठीक, कुछ प्रतिबंध लगा रखे। वो नेशनल पार्क तुमसे सवाल क्या पूछेगा? उत्तराखंड के अंदर नेशनल पार्क लेकर सवाल क्या पूछेगा वो। लेकिन जब भविष्य में सवाल पूछेगा तो तब मेरी क्लास की याद आ गई, याद रखना बात यह। जब भविष्य में सवाल पूछेगा तब समझ में आएगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहा था। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें तो कोई भी पढ़ा के चला जा, कोई भी, समझ बात ये। ठीक, बात तीनों बात बताओ, समझ में नहीं? मैं वो टेक्निकल पक्ष पर नहीं जा रहा। नेशनल पार्क की यही खास बात हो, नेशनल पार्क जो हो, उस नेशनल पार्क की खास बात है। पहले बताओ भारत में टोटल कितने? 106 नेशनल पार्क। 106वां कौन सा? घासीदास नेशनल पार्क। घासीदास एक दाची ग्राम, घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ा। 106वां नेशनल पार्क। समझ, सबसे लास्ट का याद होनी चाहिए, 2-3 जो कौन कौन से जोड़े गए थे। 106वां नेशनल पार्क। अब सबसे खास बात पढ़ते हैं नेशनल पार्क की क्या क्या विशेषता हो, और नेशनल पार्क के अंदर समझो उत्तराखंड के अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से, अब उन पर जाते हैं और वो डाटा तुम्हारे याद करवाते हैं। अब उत्तराखंड में स्पेशल आ गए, अभी तो हम उत्तराखंड से बाहर घूम रहे थे। ठीक है, जितनी बातें करी मैंने उत्तराखंड से बाहर की करी ना, सही बात है। अब उत्तराखंड से बाहर घूम रहे थे, नेशनल पार्क पता लग चुका। अब तुम्हें समझ में आएगा, अब चाहे कोई सा नेशनल पार्क पढ़ो। अच्छा, नेशनल पार्क इसलिए बनाया गया ताकि पौधों को जंतुओं को बचाया जा सके। अच्छा, पौधों को जंतुओं को इसलिए बचाया जा रहा है ताकि जैव विविधता को बचाया जा सके। अच्छा, जैव विविधता को बचाना इसलिए जरूरी ताकि प्रकृति को बैलेंस करा जा सके। बैलेंस नहीं करोगे तो ऐसा हाल हो जैसे वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा था। पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऊँट भागे फिर रहे, ऊँटों को गोली मारनी पड़ी। कारण बता क्या? उनकी संख्या बढ़ गई थी ज़्यादा, और संख्या बढ़ गई थी, वहाँ पूरा एयर रहता वहाँ से। बस ऑस्ट्रेलिया का नुकसान है पूरा का पूरा। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या इस एरिया पर है बस, पीछे सारा वो रेत, और रेत में क्या कौन चला? ऊँट की संख्या इतनी बढ़ गई वहाँ, उनकी इतनी आबादी बढ़ चुकी, लोगों के घर में बढ़कर नुकसान कर रहे हैं ऊँट। वो हेलीकॉप्टर में चढ़ के गोली मारनी पड़ी उनको। क्या ना क्या होगा? डिसबैलेंस होगा प्रकृति के साथ। ये तो डिसबैलेंस होना नहीं चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। चले, इसलिए हमारे नेशनल पार्क हैं। अब नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड का मैप, और 6 के 6 नेशनल पार्क कहाँ कहाँ मौजूद है मैंने नंबर डाले हुए सबके, और नोट्स के अंदर बिल्कुल इस तरह साफ साफ करके लिखना। सारी किताब का डाटा मैंने एक साथ कवर कर लिया, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, याद रहेगी बात है। और इससे बाहर आ जाएगा ना, वो किसी के याद भी नहीं होता, तुम्हारा गलत सबका गलत, इतना याद होना चाहिए एक बच्चे का। आओ चलते हैं, पहले एक करके सारा याद कराऊंगा मैं, सारा सुनूंगा भी। पहले नंबर पर चलेंगे हम। पहले नंबर का जो हमारा नेशनल पार्क, 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड में टोटल कितने? 6। और 6 के 6 नेशनल पार्क मतलब जो पहले नंबर का नेशनल पार्क, कौन से नंबर का? उसका नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बेटा बोलोगे नहीं तो समझ जाओ, याद नहीं होने का। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट एक व्यक्ति का नाम था, प्रकृति प्रेमी था वो। जिम कार्बेट एक व्यक्ति का नाम था, उसके नाम पर नाम पड़ा हुआ इसका। जितने भी सवाल पूछे ना इस पर सारे मैंने 9 to 9 इस पर मैप में दर्शा दिए।
सबसे बड़ी बड़ी खास बात है, गुरुजी ये बताओ ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कहां कहां फैला हुआ, इससे सवाल क्या बनते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते, ये जिला दिखाई दे रहा पूरा का पूरा, पौड़ी, ये जिला दिखाई दे रहा जहां वो घूमने गया था कुछ दिन पहले, नैनीताल। पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों में फैला हुआ कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहला सवाल इनते बनेगा पूरा का पूरा। दूसरी खास बात देखो, मैंने मैप में खींच के ऐसे करके लिख दिया नहीं, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एक टीचर का जो पढ़ाने का तरीका हो सकता, इससे बेस्ट आसान सिलेबस समझाया ही नहीं जा सकता पूरा का पूरा। साधारण मैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस सके वह भाषा, क्योंकि तुम उसी भाषा में पले बड़े हुए। समझ में आई बात है, ठीक। तो स्थापना 1936 में हुई थी इसकी, किस कब हुई थी, 1936। मैप को बस बार देख के चले जाओ, 4 या 5 बार तुमने मैप को देख लिया तो तुम्हारे दिमाग में खोजना स्टार्ट हो जाएगा कि मैप में गुरुजी ने क्या बताया था। ऐसा करके बताया था, पहला नेशनल पार्क पौड़ी में से निकल के आ रही है, तिरंगी रेखा और नैनीताल में से निकल के आ रही है, यानी पौड़ी और नैनीताल दोनों में फैला हुआ है। समझ नहीं बात। दूसरी खास बात क्या है, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति का नाम है, बहुत पॉपुलर था, अंग्रेज था, इसके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ। इसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे, हेली नेशनल पार्क। इस पार्क की तो इतनी बड़ी विशेषता भाई साहब, जो ना पूरे एशिया के अंदर 52 देश है, 52 देशों में सबसे पहला नेशनल पार्क है। यस, पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क। ऐसे नेशनल पार्क हमारे हम ही बनाते होंगे या पूरे देश दूसरे देश ही बनाते होंगे, दूसरे देश ही बनाते होंगे, क्योंकि उन्हें भी तो अपने पौधों को, जंतुओं को बचाना। अच्छा, कब तक चल रही है प्रक्रिया नेशनल पार्क बनाने की, 1992 से। सर 1992 में ऐसा क्या हुआ था, 1992 में रियो डी जेनेरी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरी कहां पड़ा, ब्राजील में पड़ा, वहां सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। 3 जून 1992 को, 1992 को जो सम्मेलन हुआ था उसमें फैसला ले लिया गया था कि हम तुम्हें अपनी प्रकृति को बचाना ही होगा यार, पर्यावरण को तुमने बहुत विनाश कर दिया, बचाओ पौधों को, बचाओ जंतुओं को। तब से नेशनल पार्क की प्रक्रिया चली आ रही है। और जो अपने देश की जैव विविधता को बचाने का अधिकार प्रत्येक देश का अपना खुद का होगा, इसलिए प्रत्येक देश अपने यहाँ नेशनल पार्क बनाओ। समझ बात है, नेशनल पार्क बनाने का काम उस देश की मिनिस्ट्री का हो। मिनिस्ट्री कौन सी है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, वो जो पर्यावरण मंत्रालय हो वो बनाओगा। सही बात है सर, नो, वो घोषित करेगा नेशनल पार्क। याद रहेगी बात है, नेशनल पार्क की घोषित कर दिया किसी विशेष जानवर के लिए, याद रखनी बात है, पौधे के लिए नहीं, किसी विशेष जानवर के लिए। स्थापना कब हुई इसकी, 1936 में। नाम क्या है, हेली, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली एनपी लिखा हुआ है, हेली नेशनल पार्क। मैप में ऐसा करके शॉर्टकट करके लिख सकते हो। पढ़ाई तुम्हारे लिए फिर बोरियत पैदा नहीं करने की, बोरियत नहीं होनी तुम्हारे लिए पढ़ाई। समझ नहीं बात है, कितना अच्छा बना सकते हो। मैंने मेहनत करी ना इस पर, बैठ कर अच्छी तरह लास्ट तक जितना भी पढ़ो पढ़कर हटोगे ना, एक सिंगल नोट पढ़ो, जिसके बाद पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे मैंने पढ़ा है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक भी गलत नहीं होने का, दूसरे वाला गलत होगा तो तुम्हारा नहीं गलत होने का। उसके बाद एशिया का पहला नेशनल पार्क है रामगंगा नेशनल पार्क। इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते थे आजादी के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, क्योंकि यहीं से रामगंगा नदी निकला। कौन सी नदी निकला, 3-4 फैक्ट बता दे, सुनूंगा मैं। हेली नेशनल पार्क इसी का नाम है, एशिया का पहला नेशनल पार्क हो गया। सही बात। जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति का नाम है जो प्रकृति प्रेमी थे, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ। 1957 में ये प्रकृति प्रेमी था यहाँ का, उसका नाम था हमारे पास जिम कॉर्बेट, उसके नाम पर पड़ा इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एक पेपर में तो छिपली पूछ लिया इसका, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एक तो पौड़ी होगा, एक नैनीताल होगा, एक तो पौड़ी होगा, एक नैनीताल होगा। हेली नेशनल पार्क इसका नाम है, एशिया का पहला नेशनल पार्क। इसे 1936 में बनाया गया था, सन भी याद रखना है, 1936 में बनाया गया था। रामगंगा नदी के तट पर से आजादी के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। याद आएगी बात। या जिम कॉर्बेट इसका नाम 1957 के बाद पड़ा। कब पड़ा, 1957 के बाद। अक्षेपल कितना, 520.82, 520.82। नदी कौन सी इसके जहां नेशनल पार्क, पश्चिमी रामगंगा नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी। याद रहेगी बात है। 1 नवंबर 1973 को देश का नहीं समझ जाओ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनाया गया। रिजर्व का मतलब वो आरक्षित, बाघ आरक्षित क्षेत्र। यस, टाइगर रिजर्व बनाया गया, देश का, पूरे देश का पहला टाइगर रिजर्व। यानी इसके अंदर टाइगर रहेंगे। अच्छा, टाइगर को क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे, रिजर्व में संरक्षित करेंगे। बहुत टाइगर मरते चले जा रहे, टाइगर सारे मर गए थे। अब टाइगर की संख्या 4,000 के आसपास हो चुकी। पहले टाइगर तेजी के साथ खत्म हो रहे थे। 1973 में इंदिरा गांधी तुरंत एक्टिव हुई,
73 में आ गया तो इंदिरा गांधी तुरंत एक्टिव हुई, उन्होंने कहा मैं बचाऊंगी टाइगर को, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया उन्होंने। प्रोजेक्ट टाइगर कहते थे उसे, कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। कब चला था? 1973 में। ये भी सवाल पूछा हुआ पेपर में कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चला गया था? 1973 में चला गया था। क्यों? टाइगर को बचाने के लिए। क्यों बचाने के लिए? क्योंकि टाइगर मर रहे थे। टाइगर क्या एक प्रकार का जीव, जीव के इसके अंदर आओ, जैव विविधता के अंदर। हमारा मकसद क्या है? जैव विविधता को बचाना। समझ गए? उसके बाद नदी कौन थी? पश्चिमी रामगंगा। 1 नवंबर 1973 को पहला टाइगर रिजर्व घोषित करा गया। ये पहला टाइगर रिजर्व था। कहां का? भारत का। पूरे भारत का पहला टाइगर रिजर्व यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। पता क्या हुआ मेरे बात बजाकर? सन 2012 में इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर के एरिया को लाइसेंस जोन घोषित कर दिया गया। अगर तुम इस 500 मीटर के जो ये पूरा एरिया नेशनल पार्क पूरा का पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बेटा इसके 500 मीटर के दायरे में घूमोगे ना, 500 मीटर के दायरे में घूमोगे, इसके 500 मीटर तो बाहर ही रहना। पहली बात तो अगर 500 मीटर के दायरे में घूमोगे ना, इस पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। यूँ कहा इतना संवेदनशील इलाका, यहाँ इतने अच्छे जानवर रहो, इन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचे तो 500 मीटर तुमसे दूर ही रहना होगा। इस क्षेत्र को लाइसेंस जोन घोषित कर दिया। अंदर एंट्री तब मारोगे, 500 मीटर भाई अंदर एंट्री तब मारोगे जब तुम्हारे हाथ में लाइसेंस होगा, नहीं तो बाहर जाओ यहाँ तो बढ़िया बात है ना। अरे यार ये बहुत बदतमीज है। यहाँ बाहर के लोग आगे, कोई दिल्ली से आ रहा, समझ नहीं बात, आगे ड्रिंक व्रिंक करेंगे, वहीं पन्नी वन्नी वहीं छोड़ देंगे, जानवर खागा वहीं मर जाएगा वो। शेर भी बेचारा वहीं, आधे बहुत सारे शेर की इस तरह ही मृत्यु हुई, बहुत सारे टाइगर मर गए इस तरह ही, पन्नी वन्नी छोड़ दो वहीं चले जाएंगे। तो सोचेंगे इसमें कुछ खाने का होगा, पन्नी को खा जा, फिर उन्हें कैंसर हो जा, वहीं मर जा बेचारा। नुकसान करते हैं पर्यटन यात्री जितने भी आते हैं, तमीज होनी चाहिए इनके अंदर। उसके बाद 2012 में लाइसेंस जोन घोषित कर दिया। ये सवाल पूछा हुआ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो लाइसेंस जोन कब घोषित कर दिया गया था? 2012 में। 2013 में हमने क्या करा? 2020 में हमने देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन बनाया। क्योंकि कोरोना आ गया था तो एनिमल को क्वारंटाइन कर जाता। क्वारंटाइन का मतलब क्वारंटाइन कर जाता, इसका मतलब उसको एक क्षेत्र में घोषित कर दिया गया कि कोरोना न हो जाए। देश का पहला क्वारंटाइन एनिमल क्वारंटाइन इसमें ही बनाया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। याद रहेगी बात है। अब मैं सवाल पूछता हूँ, बताओ देश का एशिया का पहला नेशनल पार्क का नाम बताओ जल्दी फटाफट देते। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुई इसकी? पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कौन सी नदी के तट पर हो? पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर। पहले इसका एक और नाम है इसका, रामगंगा नेशनल पार्क। कितना क्षेत्रफल है इसका? बस भूल गए? 520.82। इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित करा गया? 1 नवंबर 1973 को। 1 नवंबर 1973। यही तो याद करना, और क्या है? 2012 में क्या हुआ? लाइसेंस मिल गया सर। 500 मीटर के दायरे में कोई एंट्री नहीं माने, लाइसेंस चाहिए होगा। लाइसेंस जोन घोषित कर दिया गया सर 500 मीटर के एरिया को। कब? 2012 में। और 2020 में क्या करा? एनिमल क्वारंटाइन बनाया गया। अगर कुछ भी तुम्हारे पास अपडेट हुआ इस पार्क में जाकर, कुछ भी करंट अफेयर पड़ा तो यही लगा लास्ट में जाकर जोड़ दो, थोड़ा पेज चिपका दो, ऐसे तो प्रैक्टिस हो। क्या करंट पढ़ते फिरते हो? हाँ, सुबह से लेके शाम तक करंट बैठे हुए, लग गया उनका करंट ही। पहला नेशनल पार्क समाप्त मेरा। दूसरे नंबर का देखो, दूसरे नंबर का कहां लिखा? दूसरे नंबर पर ये हो रहा, ये उत्तरकाशी नहीं है। हाँ सर जी उत्तरकाशी तो है। उत्तरकाशी में दूसरे नंबर पर ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। हाँ सर जी है। तो ये 1982 देखो, 82 81 है, चेक करो कर एक गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को, इसका सन चेक करो, गलत नहीं होना चाहिए। 1982 है, देखो चलिए जल्दी इसका सन चेक करो, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल यार। एक 120 मिला नहीं है? 1980 कब का? 1980 आ जाओ। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980, 472 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल। मैं क्यों पूछ रहा हूँ? अरे एक पेपर में इसका क्षेत्रफल ही पूछ लिया। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट बात है, उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क? सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है ना, सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क 2366 के आसपास है इसका। कितना? इसका क्षेत्रफल लिखने जा रहा हूँ मैं, गंगोत्री नेशनल पार्क का 2390। इसका क्षेत्रफल कितना? 2390 किलोमीटर स्क्वायर। एक तो सबसे ज्यादा वाले का याद रखना, एक सबसे कम वाले का याद रखना। एक तो जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा उसका याद रखना, एक जिसका सबसे कम उसका याद रखना।
ये सबसे ज़्यादा कौन सा? गंगोत्री नेशनल पार्क। सबसे छोटा पूछा ना तो ये हमारे पास ये रहा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। कल मैं मूवी देखने गया था, मूवी, हाँ एक मूवी देखी मैंने कल, जिगरा। जिगरा कल ओल में बैठा था मैं, कल मेरे बराबर में जोड़ा बैठा हुआ था, जैसे मेरे इधर बैठा है ना, तो मैं तो सिंगल था, तो मेरे बराबर बैठा थी जोड़ा। ठीक है, बाद में बताऊंगा इसकी कहानी तुम्हें, पहले सब पढ़ाई दो, सुन लो यार, सुन लो। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कितना कब बना था? 1980 में। ये कब बना था कारवेट राष्ट्रीय उद्यान? अब तुलना कर पढ़ूंगा बेटे, याद रखना, तुलना कर पढ़ने का मतलब याद होता चला जाएगा। इसका क्षेत्र कितना? 472 किलोमीटर स्क्वायर। पूछेगा नहीं पूछने का, इसकी चांस कम, क्योंकि सब तो छोटा नहीं है। जो सबसे छोटा पूछेगा सबसे बड़ा पूछेगा, इतने कौन याद करेगा? सिर में दर्द है उसके। सही बात है, करने भी चाहिए। एक तो सबसे बड़े वाला याद कर लो, एक सबसे छोटे वाला। सबसे छोटा कौन था? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ से पड़े? चमोली में। चमोली फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1982 में। याद रखी बात है। सबसे बड़ा कौन था? गंगोत्री नेशनल पार्क। उसका क्षेत्र कितना? 2390। सबसे छोटे वाले का 87.50 किलोमीटर स्क्वायर। दो याद करने, बस दो याद करने। अगर किसी के ज्यादा दर्द हो ना, बहुत बड़ा रट्टू तोता हो और एक चीज रटना चाह रहा, रट लो, कोई फायदा नहीं है इसका, एनर्जी वेस्ट। नामकरण सुन लो, इसका नामकरण जो कर रखा है ना गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो इसका नामकरण कर रखा है गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रख रखा है। और ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए। कौन रहे हुए? अब यहाँ ना इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही उत्तरकाशी भैया, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में पड़ा। और यहाँ के जो पर्यटक स्थल है ना वे बहुत फेमस है। कभी तुम इसके अंदर जाओगे, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, गोविंद नेशनल पार्क के अंदर जाओगे तो हर की दून के पास जरूर जाना। हर की दून की घाटी पड़ा, बहुत सुंदर जगह, अच्छी जगह घूमने की। और एक उसके बाद यहाँ पड़ेगा एक झील पड़ा, रुइन सियारा झील। ये पूछा जा सके रुइन सियारा झील कहाँ पड़ा? इस पार्क में पड़ा, ये उत्तरकाशी में पड़ा। उठा कर पूछ लगा तुमसे रैंडमली कोई भी अनाप शनाप झील का नाम पूछ लो, या फेमस पॉपुलर हो गया, इसके साथ नाम टच होगा ना इसका। तो जो झील इस वाले पार्क के अंदर और टच होगी तो फेमस और पॉपुलर नहीं होगी। यस और नो? जैसे मैं हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति को अपने मैं किसी का बर्थडे का फोटो तो लगाता नहीं, अगर धोखे से मैंने किसी का फोटो लगा ही दिया तो कैसा हो जाएगा? फेमस हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सही बात है, यही खास बात है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इस तरह की हो ना। यस और नो? उसके बाद ओसाका तालुका, ये विश्राम घर है। जब तुम अपने बाबू सोना के साथ घूमने जाओगे ना तो यहाँ आराम से बैठ कर वहां से आराम विश्राम करिए, वहां से बैठ कर। ओसाका तालुका पूछ सके कहाँ पड़े हैं ये दो स्थान, कहाँ से पड़े? ये उत्तरकाशी में पड़े और कहाँ से? गोविंद नेशनल पार्क में पड़े हैं। ये सर नो? दोबारा फिर पूछने जा रहा हूँ तुमसे, गोविंद नेशनल पार्क की विशेषता 1980 में बना हुआ। उसकी खास बात क्या है? मैंने तुम्हें कहा गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर 472 क्यों याद करी? सिर में दर्द है, एनर्जी वहां वेस्ट करना जहाँ करनी चाहिए। यह झील का नाम याद करना, रुइंसिया। उसके बाद ओसाका तालुका विश्राम गृह है, यहाँ जाओगे तो घूमने जाना इसके अंदर। यस और नो? कितने नेशनल पार्क पढ़ ले हमने? 2। तीसरा मेरा फेवरेट है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क स्थापना कभी 1982 में। 1982 में तो नाबार्ड बना है। नाबार्ड कब बना? पर्यावरण मंत्रालय कब बना? 1985 में। पर्यावरण मंत्रालय कब बना? 1985 में। हाँ मंत्रालय तो पूछ रहा हूँ, मंत्रालय बना 85 में। पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा कानून जो प्रदेश के अंदर आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये सारे पेपर पूछे हुए सवाल जो मैं बीच में बोल कर जा रहा हूँ, सारे पेपर सवाल हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। सबसे बड़ा कानून पर्यावरण के लिए आज तक देश के अंदर। अच्छा, वन्य जीवों को बचाने के लिए सबसे बड़ा कानून कब बनाया गया देश के अंदर? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। वन्य जीवों को बचाने के लिए देश के अंदर सबसे वन में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए सबसे बड़ा कानून आया 1972 में, नाम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव याद रहेगी बात। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 याद रहेगी बात। या लोग करें ठीक। देश में सबसे बड़ा कानून कब बना पर्यावरण को बचाने के लिए? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ईपी एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब क्या है यार तुम्हें? मैं देख लो यहाँ 24 साल की उम्र में भी आकर मैं इतना यंग हूँ, मतलब, और तुम्हारी बैटरी डाउन होगी 22-20 साल की उम्र में। हाँ 24, आई एम ऑल्सो 25 ईयर्स ओल्ड।
ओके थैंक यू। चले क्या फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 कमीनों में चले एक हो गया यहां तक। कहां यार एक हो गया, 2 हो गए यहां तक। विसराए तो बजा विश्राम गृह में जाइए। तीसरे नंबर पर जाओ, नेशनल नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना? 1982 में। पुराना नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन से संजय गांधी पता? एक बार मैंने पॉलिटी में पढ़ा था, इसके बारे में केस पढ़ा था, याद करो। इंदिरा साहनी बनाम भरत संघ, उनके हस्बैंड से रिलेटेड। चल बाद बताऊंगा, छोड़ दो। संजय गांधी नेशनल पार्क सुन लो, 1982 में बनाया था नंदा देवी नेशनल पार्क, चमोली के अंदर पड़ता है। उसके बाद सुनो ध्यान लगा कर, 624 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, ठीक है। रटने के लिए, याद करने के लिए मैंने फिर भी लिख दिया। प्रथम व्यक्ति थे, ठीक, डब्ल्यू गार्डनर, जो यहाँ घूमने आए थे और जिनकी ना यहाँ पहाड़ियों से फिसल कर मौत हो गई थी इनकी। क्या नाम है उनका? ये नहीं, दूसरे व्यक्ति थे। नंदा देवी में आने वाला प्रथम व्यक्ति डब्ल्यू गार्डनर था, बस इतनी याद रखनी। ये प्रथम व्यक्ति था जो नंदा देवी पर सबसे पहली बार आया था। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? 78-17 इसकी चाहिए, 78-17 मीटर चाहिए इसकी। सबसे पहली बार इसको कोई व्यक्ति आया था, डब्ल्यू गार्डनर नाम है उसका। सही बात है। कब आया था? 1883 में, 1983, 1883 लिखा हुआ इसमें। चलो घर से छोड़ दो, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, ठीक। नंदा देवी के बारे में इतनी बातें, तीन नेशनल पार्क हमने पढ़ लिए। चौथे वाले बताओ, चौथा लिख रखा है मैंने कहीं? फूलों का तारों। अच्छा, फूलों की घाटी है। अच्छा, कब बनाया गया है फूलों की घाटी? फूलों की घाटी तो इतनी फेमस है, हमारा जो UN है ना, उसका एक प्रोग्राम जो संस्कृति को बचाने के लिए चलो, ये संस्कृति का विरासत में भी आ गया। फूलों की घाटी को विरासत में भी रखा गया, और हमारी विरासत नहीं है, पूरी दुनिया की विरासत है, यूनेस्को की विरासत में रखा गया। हम तो पैसा देंगे इसे बचाने खातर, वो भारत इंटरनेशनल स्तर पर फंडिंग आ गई हमारे पास, ले बचाओ फूलों की घाटी को, घबराने की जरूरत नहीं है। 2005 में हमने शामिल कर लिया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। विश्व धरोहर, विश्व की धरोहर, हमारी धरोहर नहीं है, हमारी संपत्ति नहीं है, पूरे विश्व की संपत्ति होगी। बहुत बड़ी बात है। देखो स्कंद पुराण में इसका नाम ना, फूलों की घाटी का नाम नंदन कानन है। नंदन कानन, नंदनी नंदन कानन, नंद। कालिदास का नाम सुना है? कालिदास क्या गजब लिखते हैं, सही बात। कालिदास ने मेघदूत लिखा है, और मेघदूत के अंदर फूलों की घाटी का नाम उन्होंने फूलों की घाटी ने कहा, नुकाया अलका। क्या आया? हड़का नहीं, अलका। याद रहेगी बात, इतनी बात बताओ समझे। कालिदास ने लिखा है मेघदूत, उसके खंडों को पढ़ने की कोशिश करोगे। मेघदूत मैंने थोड़ा सा पढ़ा, हिंदी साहित्य में पढ़ा तुम, हल्का लगा, ठीक। मेघदूत, उसके अंदर क्या लिखा हुआ? उसका नाम फूलों की घाटी, अलका। अलका, अलका भाभी है जो सिंगर है, ठीक, उससे बचकर है ना। अच्छा, और बताओ, और इंपॉर्टेंट बात बताओ। अरे जहां फूलों की घाटी पड़ा ना, इसके बीच में फूलों की घाटी नहीं, जहां उसके पास पे वो पुष्पा नदी। एक बार पेपर में सवाल पूछ रहा था, कौन सी नदी के पास है? पुष्पा नदी के पास पड़ा। इसके साइड में नर पर्वत पड़ा और गंधमादन पर्वत पड़ा। गंधमादन, 2 पर्वत पड़ा। जहां फूलों की घाटी, इसमें साइड में नर पर्वत पड़ेगा, एक दूसरा पर्वत पड़ेगा तो गंधमादन पर्वत। गंधमादन याद रखिए भाई, उठा के पूछ लगा, इनका नाम उठा। गंधमादन पर्वत कहां सी? तुम्हारा दिमाग खराब, चमोली में पड़े हैं, फूलों की घाटी के आसपास। सही बात, पुष्पा नदी के बीचों बीच होकर जा रही। डायग्राम पर दर्शा दिया मैंने। फूलों की घाटी इसलिए भी फेमस है, क्यों फेमस है? सबसे छोटा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी इसलिए भी फेमस है, 2005 में इसे 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया सर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या मतलब? वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया। विश्व की धरोहर है, विश्व की संपत्ति, हम तो बचाएंगे, पूरा विश्व बचाने के पीछे लगा हुआ है। लोग जब घूमने आ गए ना यहाँ से, तो फूलों की घाटी जरूर देखने जाएंगे। बाहर का कोई अंग्रेज आगा यहाँ आगा, क्यों? भारत की थोड़ी संपत्ति है, भारत की तो है ही। भारत की है या क्या करने नहीं ला रही? उत्तराखंड की तो है या भारत की तो है ही या, पूरी विश्व की संपत्ति। कल को मेरी फ्रेंड आ गई ना, कौन? एक्सोनिया। हाँ, हेलो सोनू जी कैसे हो, मुझे ना वो विश्व धरोहर की जो सूची में शामिल करें 2005 में, वहां पे घूमने जाना। मैंने कहा फूलों घाटी हो तो? हाँ। मैंने कहा
मैंने वहां जा गई तू, मैं वहां साइड में बच्चे खड़े होकर टॉयलेट करते रहा, छी। चल पगली, चलो नेक्स्ट आगे चलो। फूलों, यहाँ फूल खिलते होंगे, फूल खिलने का समय जब तुम्हें जाने का मौका मिला जुलाई से लेकर अक्टूबर के, पेपर में सवाल पूछा हुआ, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में जबरदस्त फूल खिला, बहुत सुहाना मौसम हो, यहाँ खड़े होकर चिल्ला सकते हो तुम। देखा किसी ने, कोई गया तुम बताओ, कोई गया? इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैं भी नहीं गया। चलो रहने दो। उसके बाद खोज देखो। अब सवाल है जो फूलों की घाटी ना, इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। 1931 में। खोज क्या हुई थी? ये जो अंग्रेज था ना, फ्रैंक स्मिथ नाम है इसका, कुछ लिखा फ्रैंक स्मिथ, कुछ किताब में लिखा फ्रैंक स्माइथ, फ्रैंक एस स्माइथ, स्माइथ स्मिथ एक ही मतलब है, देख के पहचान लेना पूरा का पूरा। 1931 में फ्रैंक स्मिथ ना जब यहाँ घूमने आया था ना, पहले इसने किताब छापी, और किताब छापी वैली ऑफ द फ्लावर, इस किताब का। और उस किताब को पढ़कर लोगों को पता लगा कि दुनिया में यहाँ फूलों की घाटी भी है, उस किताब को पढ़कर पता लगा। तो इसलिए जिन्हें छापी, जिन्हें किताब लिखी, जो वर्णन करने आया था उसने लिख दिया, उस दिन से पॉपुलर हो गया। बाहर का व्यक्ति था, नाम क्या है? फ्रैंक स्मिथ। क्या नाम है? किताब कौन सी थी? द वैली ऑफ फ्लावर, जब जिक्र करा था उसने। तो ये पूछा वाह, फूलों की घाटी की खोज कभी? 1931 में। किसने करी? फ्रैंक स्मिथ ने। फ्रैंक स्मिथ और का ऋषि ने करी थी, पड़ोस के तेरे, किसने करी? ठीक। पता क्या कह रहा है फ्रैंक स्मिथ? कह रहा है भाई साहब फूलों की घाटी का नजारा, वाह, बस ऐसे किताब में लिख रखा, वाह क्या नजारा था, कैसा नजारा था। कह रहा ऐसा तो आयरलैंड भी नहीं है। आयरलैंड कहाँ से पढ़ा? वहाँ इंग्लैंड के पास आयरलैंड भी नहीं। तुलना कर दी उसको। जब हम किसी चीज़ तो तुलना कर देना तब हमारे तो दिक्कत खड़ी हो। मान लो ग्रुप में कॉपी चेक हो रही तुम्हारी, काजल की कॉपी बढ़िया नहीं है, सही बात है, और इसकी कॉपी बढ़िया निकल गई, तो काजल को जो सीने पर मतलब कोई दिक्कत नहीं आता, सावधान रही कॉपी। जब तुलना करके बताया जाएगा, देख इसी कॉपी देख तेरे तो कितनी बढ़िया आ रही है, तो दिल पर जो जोर पड़ेगा ना बस वो, तो तुलना ही तो खतरनाक हो बस। आ जाओ अन्य नाम, अन्य नाम बैंकुट, बिस्कुट नहीं बैंकुट। कुछ नाम है फूलों की घाटी का, दूसरा नाम बैंकुट, एक और नाम मयूर भंडार, मयूर भंडार नहीं मयूर भंडार, एक गंधमान, ये लिखा गंधमान, गंधमान पर्वत पड़ा ना, गंधमान इसका ही नाम है, ठीक है। एक पुष्पवली, फ्रैंक स्मिथ की घाटी, फ्रैंक स्माइथ भी कह सके, स्मिथ भी कह सके, कुछ किताबों में स्मिथ लिखा, कुछ किताबों में स्माइथ लिखा हुआ, फ्रैंक स्माइथ की घाटी भी कह सके। ये बात बताओ समझ में आई नहीं है? अब मैं तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, चलो मुझे बताना करे यहाँ कौन सी नदी है वो फूलों की घाटी के आसपास? पुष्पा नदी के साइड में दो पर्वत पड़े, उनका नाम बताइए बस। फूलों की घाटी को बताओ नेशनल पार्क कब बनाया गया था? इसे विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल करा गया? इसकी खोज किसने करी थी? कब करी थी? फ्रैंक स्मिथ ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? वैली ऑफ द फ्लावर। बस भूल गए, वैली ऑफ द फ्लावर। बैंकुट किसका नाम है? फूलों की घाटी का। मयूर भंडार किसका नाम है? फूलों घाटी का। गंधमान किसका नाम है? फूलों घाटी का। पुष्पवली किसका नाम है? फ्रैंक स्मिथ की घाटी किसका नाम है? एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो फूलों की घाटी है ना, इसकी यहाँ इसके फूल भी गए, क्यों पता? कारण देखो, यहाँ एक घास ऐसा पैदा हुआ उनके बीच में, उस घास का नाम है अमेला, और उसने कर दिया खेला, और सारी फूलों की घाटी को सत्यानाश करता चला जा रहा है। यह खरपतवार है, खरपतवार बोलो जैसे घास हो, और ये घास ऐसा इनके बीच में उगेगा, और उसके बाद ना वहाँ कभी फूल का पौधा उगता नहीं। सुंदर सुंदर फूल है वहाँ से, बरन कमल भी वहीं पाए जा, सही बात है, बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ से इस एरिया में। ये खतरनाक घास है अमेला, ये पूछा जाएगा पेपर में, याद रखना बात है। इसका नाम नटग्रास भी है, पोलीगोनस भी बोले सर, पोलीगोनस, पोलीगोनम भी क्या है, पोलीगोनस भी क्या था सर, पोलीगोनम। ये घास का नाम है, खरपतवार है, ये फूलों की घाटी को नष्ट करने पर लगा हुआ। तू पूछा बात ना करो, ये बात बताओ समझ में नहीं। 4 पढ़ा दिया मैंने नेशनल पार्क, और चारों से रिलेटेड डेटा वहीं लिख दिया मैंने, तुम्हें याद होना चाहिए चारों को। अभी मैं चारों का रैंडमली उठा कर पूछूंगा, चारों पर नजर रखो भी, समझ ही बात है। और कम से कम 5 बार पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और भी अच्छा यूट्यूब पर उठा कर डाल दो उत्तराखंड के नेशनल पार्क के ऑब्जेक्टिव सवाल, ऐसे करके कम से कम 50-60 क्वेश्चन मारो, 3-4 वीडियो तो किसी के भी रैंडमली उठाकर, बुकों से भी मार दो फटाफट, चलती फिरती दुकान, चलो होगा चैप्टर खत्म। 4 हो गए, 4 के बाद आ जाओ 5वें पर। ए राजा जी नेशनल पार्क का नाम
ए राजा जी इधर देख लो। ए राजा जी नेशनल पार्क 1983 में बनाया गया था। कब बनाया था? कब? रस्सी में नहीं, 83 में। इतनी नींद आ रही क्या अनुगारे? 1980 में बनाया गया था। रस्सी क्या हो? राजा जी नेशनल पार्क ये बनाया गया था 1983 में। 5वें नंबर पर खास बात इंपोर्टेंट, यो ना 3 वन्य जीव विहार को मिलाकर बनाया गया था। विहार कहते हैं स्थान, वन्य वन में रहने वाले जीव वन में रहने वाले जीवों का विहार स्थान। 3 वन्य जीव विहार को मिलाकर ये नेशनल पार्क का निर्माण कराया गया था 1983 में। मोतीचूर वन्य जीव अभ्यारण्य, मोतीचूर वन्य जीव विहार कह दो, मोतीचूर वन्य जीव विहार कह दो। यहाँ तुम जाओगे ना, साइड में हरिद्वार पार करोगे, रास्ते में बोर्ड लगा हुआ मोतीचूर कॉरिडोर, हाथियों को जाने का रास्ता दे। सही बोर्ड लगा हुआ इसी, हाथियों को जाने का रास्ता दे उनके लिए। ठीक है, हाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से जब आती जा रहे हो ना चुपचाप वहीं खड़े हो जाओ। और उधर वाली रोड पे भी सब बीच में जाम कर दो, जाने दो उन्हें। क्यों? वन में रहने वाले जीवों को बचाना, वन्य जीव विहार हो। समझ में बात? या देश यो ना राज्य का पहला वन्य जीव विहार है, याद रखना बात है। मोतीचूर वन्य जीव विहार, ये पेपर में सवाल पूछा हुआ। राज्य का 4 का नाम दे देगा तो पूछेगा राज्य का पहला, राज्य उत्तराखंड का, उत्तराखंड राज्य का पहला वन्य जीव विहार कौन सा? मोतीचूर वन्य जीव विहार 1935 में बना था। ये नेशनल पार्क तो भी पहले बना हुआ। नेशनल पार्क कब बना था यहाँ से? 1936 में। उससे भी 1 साल पहले वन्य जीव विहार बन गया था। मोतीचूर वन्य जीव विहार 1935 में, याद रखना बात है। अगर 75% पूछा तुमसे बताओ राज्य का पहला मोतीचूर वन्य जीव विहार कौन सा, तुम जल्दी जल्दी में मार के भाग जाओगे। कारबेट वो विहार छोटा हो, बहुत छोटा हो, बहुत सारे विहार को आपस में मिला देंगे जब जाकर नेशनल पार्क बना। 3 वन्य जीव विहार को मिलाया था आपस में जब जाकर नेशनल पार्क बना था। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। कहाँ पड़ो, कौन कौन से जिले में पड़ो? देखो मेरा नक्शा देखो पूरा का पूरा। बेटे जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, देहरादून का इलाका, राजा जी नेशनल पार्क देहरादून में भी। सही बात है। उसके बाद पौड़ी है ना, पौड़ी में भी है, ये हरिद्वार में भी है। 3 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 3 जिलों में। कौन सा नेशनल पार्क है? राजा जी। ऐसा कोई नेशनल पार्क और जो 3 जिलों में फैला हुआ है ही नहीं? है तो नहीं? एक सिंगल नेशनल पार्क, ये भी सवाल पूछा जा सके, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क जो 3 जिलों में फैला हुआ? किसके नाम पर रखा गया? श्री राजगोपालाचारी के नाम पर। श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल वो अंग्रेजी सरकार के समय में, जिक्र हमारे यहाँ उस टाइम वर्तमान समय में राष्ट्रपति हो, उस उनके समय में राष्ट्रपति के बराबर का पद हुआ करता था। जैसा राष्ट्रपति का सम्मान हो ना, तो गवर्नर जनरल का इस तरह सम्मान हुआ करता था। सही बात है। देश के अंदर अंतिम जो गवर्नर जनरल रहे भारत के, उसका नाम श्री राजगोपालाचारी है। उसी के नाम पर रखा गया राजा जी नेशनल पार्क। सही बात, राजा जी नेशनल पार्क। उनकी याद में किसी व्यक्ति को याद करना हो तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें बना दो, हमने नेशनल पार्क बना दिया उनके नाम पर, ताकि उन्हें याद रखा जाए। अभी हम याद ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ठीक, मैं कल को मरूंगा नहीं। ठीक, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? सोनू शहीद स्मारक बनाओगे, शहीद होगे, पढ़ाते पढ़ाते शहीद होगे, बनाओगे नहीं? है चलो ना बनाना भाई। इसी खास बात क्या है राजा जी नेशनल पार्क की? राजा जी नेशनल पार्क की पता क्या खास बात है? 2015 में से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व। देखो, राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व। पहला कौन सा था टाइगर रिजर्व? पहला टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये दूसरा टाइगर रिजर्व 2015 में मोदी जी ने घोषित करा सर। यहाँ भी सारे में शेर भागे फिर जाना, टाइगर घूमो जाए यहाँ भी, तो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया सर। 2015 में घोषित करा, ये सवाल पूछा जा सके। इतनी बात बताओ, ये 5 नेशनल पार्क समझ में आए नहीं आए? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? कौन कौन से? साफ दिखाई दे रहा है, सुनमुख दिखाई दे रहा है नक्शे के अंदर। सुनमुख दिखना चाहिए यार। बात बताओ, समझ में आई नहीं है? पता लग चुका? गवर्नर जनरल अंतिम, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल भारत का। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अगर बंगाल का पूछो तो वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पूछो कैनिन। सोच लो, भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय भारत का। यही तो क्वेश्चन है, ये दुबारा जुबान पर रटना चाहिए। क्या हिस्ट्री पढ़ते हो? कैसे नंबर पेपर निकाल दोगे? ये इन्हें गलत मार्क आओगे जाकर क्वेश्चन में। बताओ कमेंट में। बड़े बदतमीज आदमी हो यार, मेरे कमेंट में बता। चलो अभी छेड़ते नहीं, आगे ज्यादा काम छूट जाएगा। कितने हो गए यहाँ? तो हो गए ना, 5 हो गए ना। 6ठे नंबर का लास्ट, 6ठे नंबर का और लास्ट भी है। ठीक, उत्तरकाशी में चले जाओ, देखो जीएनपी लिखा हुआ,
गंगोत्री नेशनल पार्क, ये रहा गंगोत्री नेशनल पार्क, बिल्कुल मैप की तरह दिखा रखा है। 2390 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो, भारत का नहीं है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बता दो चलो, भारत का। राजस्थान में बड़ा केवला देव नेशनल पार्क। एक ऐसे राज्य का नाम बताओ जहां एक भी नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब, पंजाब के अंदर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। एक ऐसे राज्य का नाम बताओ जहां सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हो। यस, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क। चलिए बताओ, इसकी स्थापना हुई 1989 में। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, 2 सवाल बन गए। 1989 बनाया गया। इसका तो सन याद रखना, इसका भी सन याद रखना और उसका भी खासकर। क्यों इन दोनों का सन क्यों पूछेगा? इसलिए पूछेगा सबसे छोटा नेशनल पार्क। इसका क्यों पूछना चाहिए? सबसे बड़ा, ताजा ताजा भी है ना। राज्य का सबसे, भैरव घाटी के पास पड़े, भैरव घाटी पड़े ही सी, भैरव घाटी, भैरव देवता नहीं आएगा, भैरव देवता जानते तुम। हिम तेंदुआ संरक्षण, हिम तेंदुए को बचाने के लिए, यार वो तेंदुए पाए जाए वहां से जो बर्फ के अंदर हो, उन्हें बचाने के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र बनाया गया। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया। वो देश का, और कोई चीज देश की और वो उत्तराखंड के अंदर बनी, वो तो खुद भी इंपोर्टेंट हो जाएगी। पूरे देश का, अगर पूरे देश में कहीं सबसे पहली बार अगर तेंदुओं को बचाया जा रहा है ना, हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बचाया जा रहा है यार। एक सेंटर बना दिया हमने, पूरा केंद्र बना दिया, तेंदुआ संरक्षण केंद्र। हिम तेंदुआ ले आओ, तेंदुओं को पकड़ कर यहाँ रखो इन्हें पूरे पूरे एरिया में। इन्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए, इन्हें कोई बीमारी हो तो इलाज करो। बना दिया पूरा का पूरा सेंटर, केंद्र बना दिया पूरा का पूरा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया हमने यहाँ से। ये सर नो, कौन सा नेशनल पार्क है? याद रहेगी बात है। अब हम क्या पढ़ने वाले कल की क्लास में? ये पढ़ने वाले वन्यजीव अभयारण्य। और क्या पढ़ने वाले हम कल की क्लास में? कल की क्लास में पढ़ने वाले बायोस्फीयर। और भी जितने महत्वपूर्ण सवाल आएंगे वो सब एक साथ रिपीट ले जाएंगे। ये सर नो, क्लास